हाँ भाई, क्या हाल है भैया। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है मेरे बहुत अच्छे दोस्त फैजुल्ला खान साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं, राइटर भी हैं। उनके साथ हमने बड़ी मज़े की बात की, थोड़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में गए, थोड़ा प्रेजेंट, थोड़ा फ्यूचर, ग्लोबल मामलात भी देखे। लेकिन साथ ही साथ इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे कि मैंने कहा, वो राइटर है, उन्होंने एक किताब लिखी है प्रिजनर ऑफ ड्यूरेंट लाइन, यानी ड्यूरेंट लाइन का कैदी। क्योंकि वो सहाफ़ी तो हैं, इंटरव्यू की खोज में अफगानिस्तान घुस गए बगैर पासपोर्ट के, और वहाँ फिर उन्होंने किस तरह जेल सही और किस तरह वहाँ से रिहाई लेकर आए। बहुत ही फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग कहानी है, वो भी इस पॉडकास्ट का हिस्सा है। तो आइए चल के उनसे बातचीत करते हैं। फैज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज है? बहुत बहुत बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आप आए। और मैं बड़ा फ़ैन हूँ आपकी राइटिंग्स का। और आपको याद है हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? हमारी पहली मुलाकात शायद कोयटा में हुई थी। कोयटा में हुई थी, वो जो QLF था, QLF कोयटा लिट फेस्ट में हुई थी। और वहाँ आपकी मैंने टॉक भी सुनी थी, माशाल्लाह ज़बरदस्त ख्यालात, और तब से ही हम कनेक्टेड हैं। फैज़ भाई, अभी हम कैमरा ऑन करने से पहले बड़ी ऐसी बातें कर रहे थे कि उसके बाद जो है ना वीगो नहीं, हेलीकॉप्टर। हाँ नहीं, वो सेंसर है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, लेकिन फिर भी ओवरव्यू देते हैं। आज जो भी हमारे हालात हैं पाकिस्तान के, अनफॉर्चुनेटली बैंक्रप्सी की तरफ मामलात पहुंच गए। फैज़ भाई, आप यकीन करें, सुबह मेरे ख्याल से मैं आपकी फीड पे देख रहा था, या खुर्रम मुश्ताक भाई, और उन्होंने शायद गालिबन शेयर किया हुआ था, गुलाम इसाक खान के टाइम की न्यूज़ का पीस था, जिसमें न्यूज़ कास्टर दुपट्टा पहने बता रही हैं कि चाइना की बैंकिंग का वफ्द आया, स्टेट बैंक के वफ्द के साथ मिला, और हमने उन हुकूमती तरफ से इमदाद दी चाइना को 90s में, और स्टेट बैंक के ऑफिशियल्स वो लेके गए कि हमें बैंकिंग सिखाओ। और आज चाइना से हम कौड़ी को तरस रहे हैं, बल्कि मकरूज हैं उनके। ये फैज़ भाई, हमारे ज़िंदगी के अंदर ये मामला हुआ है। तो ऐसा हमने क्या बेहुदा हरकतें की हैं, या अल्लाह को हमने क्या नाराज़ किया है कि आज हम यहाँ खड़े हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने एक तो बुलाया, और मैं आपका उस वक्त से फ़ैन हूँ जब मुलाकात नहीं भी हुई थी ना। आपकी चीज़ें मैंने शेयर की हुई थी उस वक्त, भी अभी मौजूद है। अच्छा, ये जो जॉन एलिया साहब ज़बरदस्त आदमी थे, तो आजकल तो उनकी कई चाइना और कार्बन कॉपीज़ भी मिलती हैं। तो वो जॉन साहब कह गए थे कि ख़ुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं, ऐसी कोई शेर है। तो भाई, अपनी कहानी यही है। 60s 50s में पाकिस्तान से बाहर लोग जाते थे, तब वो कंटेनरों में छुप के नहीं जाते थे, इंसानों की तरह जाते थे। तो यूरोप में, और फिर बाद में जब 70s में गल्फ़ में हमारी बड़ी इज्जत होती थी। मैं एक वीडियो देख रहा था, आपने भी देखी होगी, अयूब खान जब प्रेसिडेंट थे। हाँ, क्वीन खड़ी भी इंतजार कर रही है। ये नहीं यार, कहाँ से कहाँ आ गए हम। और फिर एक और इसका वो फॉलो अप ट्रिप था, जब क्वीन आई और कोरंगी का इफ्तिताह किया। कोरंगी, बिल्कुल, वो पूरा उसका वहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ जो ये घर बने थे, वो 100 क्वार्टर्स कहते हैं, उसी ज़माने में डेवलप हुए थे। और यानी एक अजीब, मतलब क्या से क्या हो गया ना। क्वीन ऑफ इंग्लैंड कोरंगी में घूम रही है। आज हमारी जो क्वीनें घूमती हैं इंस्टाग्राम पे, वो ना जाए कोरंगी वाले खुद बेचारे डर के उतना नहीं घूमते हैं वो। मतलब कैसे अब हो सकते, क्या से क्या हो गया ना। ये कोरंगी तो छोड़ें, यानी आप देखें, वो वहाँ खैबर एजेंसी गई हुई हैं। हाँ, वहाँ जनाब अली रातें गुजार रही हैं। यानी एक अजीब सा था, और यानी एक समझ में नहीं आता। वही है जॉन साहब का, तबाह भी कर लिया, मलाल भी नहीं है, पता भी नहीं है, और एक बेसिमत है, डायरेक्शन नहीं है हमारी। चले जा रहे हैं। ये जो आपने ये बात की ना गुलाम इसाक खान साहब की, कि इमदाद, बल्कि मुझे ज़िया साहब, अब बोलेंगे सारे मैं आमिरों का ही नाम ले रहा हूँ, उनके ज़माने में PTV पे एक इश्तिहार मुझे थोड़ा सा याद है। तो वो ये था कि अफ्रीका में कहत की सूरत हाल थी, तो यहाँ से बाकायदा बड़ा चंदा करके लोगों ने, और गवर्नमेंट की सतह पर भी पैसे वहाँ भिजवाए थे ना। तो ये तो एक सिलसिला रहा। फिर जो हमारे पास जो ब्रेन था, दिमाग था, वो वहाँ एडजस्ट हुआ, बहुत सारे काम किए। एक सदाबहार मसला रहा, ये 93 में गालिबन महराज खालिद साहब निगरान वज़ीर आज़म बने थे। तो उनका भी कोई क्लिप किसी दिनों शेयर हुआ था, इसी तरह का। वो खातून दुपट्टा ओढ़ के ख़बरें सुना रही थी। तो पहली या दूसरी तो हेडलाइन मुझे याद नहीं, तीसरी मुझे इसलिए याद रह गई, उन्होंने कहा महंगाई पे काबू पा रहे हैं, मंसूबा तैयार है, और लोगों का बहुत बड़ा मसला है। तो यार 93 में तो हम बहुत छोटे थे। हाँ। तो 93 से लेके 2022 तक इस एक मसले को आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। फिर एक चीज़ और आप देखें, 50s 70s तक जब नेशनलाइज नहीं हुए थे ये इदारे, मैं कुछ लोग इश्तिहार शेयर कर रहे हैं, अखबारात की कटिंग, यार क्या क्या इदारे हैं, क्या क्या जहाज़ों की बात हो रही है,
यहाँ जॉब, और यानी ये था कोई पिंक ट्रांसपोर्ट के नाम से कोई सर्विस शुरू हुई थी जो सिर्फ ख़वातीन के लिए। ओ भाई ये काम जो अभी आप उस पर ड्रामेबाजियाँ करते हैं ये आप 50-60 की दिहाई में करके छोड़ चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर वो एक तबाही की अजीब व गरीब दास्तान है। यानी मुझे ये भी याद है लेट 80s में हमारे कुछ, हम रहते थे दस्तगीर में, फरजाना दवाखाना वाला मशहूर, तो वहाँ कुछ लोग थे हिंदुस्तान से आए थे वो घूमने के लिए, और यहाँ तो वो यहाँ आकर हैरान होते थे। और सिर्फ उनको आप छोड़ें, मुझे ये भी याद है 88 की आपको मैं बात बता रहा हूँ, इसी दस्तगीर में मैंने गोरे कपल्स को दस्तगीर के पार्क्स में बैठे हुए हमारी तस्वीरें लेते हुए हमारे साथ गपशप करते हुए खेलते हुए देखा है। एक इसी तरह की एक लंबी चौड़ी गोरी थी कोई, वो घूमते घुमाते हमारी मस्जिद में पहुंच गई। अच्छा जी, मस्जिद में पहुंच गई, मगरिब वगरिब का टाइम था, वो नमाजियों का रश लग गया भाई। गोरी वो सब हमसे लंबी, हम तो छोटे छोटे होते हैं तो वो लंबी गोरी खड़ी हुई है। अब वो लोग पाकिस्तानी आपको पता है, अच्छा मेहमान नवाज है, गोरे को देखकर और ज़्यादा मेहमान नवाज हो जाते हैं। अफ्रीकी होता तो शायद इतना हम वो उसको रिस्पॉन्स ना करते। अब वो सब परेशान ना, अब उससे पूछ रहे हैं कि अब वो आ गई घूमते घुमाते कहीं दस्तगीर की गलियों में। अब देखें अमन कितना था, आप अपना दफ्तर यहाँ क्लिफ्टन रख के बैठे हुए हैं, वहाँ नहीं जा सकते कि छीना झपटी हो जाएगी। वो गोरी वहाँ दस्तगीर में घूम रही है। तो वो उससे लोग पूछ रहे हैं क्या खाओगी, तो उससे पूछें तुम्हें उर्दू आती है, तो मुझे याद है वो कह रही है थोड़ा थोड़ा। तो उससे कोई कह रहा है डबल रोटी खाओगी, ब्रेड खाओगी, तो बहरहाल खैर उसको कहा गोरा है तो ब्रेड ही खाएगा। तो देखें वो एक दौर था, आपका सदर भरा होता था, ये लोग आते थे, रशियंस आते थे तो बहुत बात की, हिपीज़ आते थे, मतलब यानी कुछ का कुछ हो गया भाई, सब बदल गया। यानी ये सारी बातें हमें लगती हैं वो तिलिस्मी कहानियाँ हैं, वो पता नहीं किस ज़माने की बात है। अब्बू जो है ना वो ज़ाहिर है वो एक उम्र के बाद, आपने भी ज़ाहिर नोटिस किया होगा, घर के जो बड़े होते हैं वो एक ही कहानी बार बार सुनाते हैं और आप फिर इज्जत में सुन भी रहे होते हो। तो जहाँ पुरानी बातें निकलती हैं, बड़े कजन्स आते हैं तो फिर वो शुरू हो जाते हैं, जी सड़कें धुलती थी नुमाइश की। अरे कौन सा इतना पानी कहाँ था कराची में, कब तक सड़कें धुलती थी। तो वो फैज़ भाई कहाँ पे हमने गलतियाँ की, मतलब ओवरऑल हम देखते हैं वो ये देखते हैं जो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया जो ज़िया के टाइम पे आया, इस्लामाइजेशन का। लोग अक्सर कहते हैं कि जी उसके बाद क्लाशनकोव कल्चर और हीरोइन कल्चर, और उसके बाद जो है फिर हम पलट नहीं सके वहाँ से। आपको क्या लगता है? अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, ज़िया साहब के ज़माने में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई। तब अफ़गानिस्तान में हम अमेरिकन के कहने पे जिहाद कर रहे थे, जो 2000 के बाद फसाद हो गया था। लेकिन मेरा ख़्याल है कि कोई 8-10 साल में ऐसा भी नहीं होता है कि ये सोसाइटी पूरी बदल जाए। हमारे मसाइल बहुत पुराने हैं, ये 2 नंबरियाँ ना बहुत पहले से हमारे अंदर मौजूद थी। हाँ, हुआ ये कि जिस तरह से हमें अपने मुसलमानों को अपने सारे मसाइल की ज़िम्मेदारी यहूदी साजिश इज़राइल पे डालते हैं ना, तो इसलिए पाकिस्तानियों ने एक चूँकि पंचिंग बैग ज़ियाउल हक सब वहाँ डाल दो। देखिए वो ठीक है, वहाँ गलतियाँ हुई, गलतियाँ तो तब से हुई जब 47 के बाद आपने 57 में मार्शल की तरफ गए। आप अगर एक सिस्टम को चलने देते तो शायद हम बेहतरी की तरफ आते। देखिए जो बंगाली हैं मशरक़ी पाकिस्तान, 71 में हमसे अलग हुआ ना, वो अलग होने के बाद 71 के बाद जब हम उनको पता नहीं क्या क्या ताने देते थे, बातें सुनाते थे। मैं अभी ईद के दिनों में मैं एक मार्केट गया, कोई स्टोर था, उसमें इस फ्लोर के ऊपर आपको पता है पूरे ना बांग्लादेश के ना झंडियाँ लगी हुई थी। कराची में? जी कराची में। अच्छा। ये यूनिवर्सिटी रोड पे बांग्लादेश की झंडियाँ लगी हुई थी, यानी वो मैसेज कन्वे कर रहे थे कि सारी प्रोडक्ट जो कपड़े वपड़े ये बांग्लादेश के हैं। माशाल्लाह। मैंने बोला यार देखो आप कैसी तब्दीली है ये, यानी जिन बंगालियों को हम गालियाँ देते थे, बुरा भला बोलते थे, उनकी भी गलतियाँ होंगी। आज वो देखें कि 79 के बाद 2022 में हम उनकी चीज़ें बड़े फ़ख्र के साथ बेच रहे हैं कि भाई ये ख़रीद लो। तो खामी गलती कोई एक नहीं है। ये जो वहाँ से सिलसिला बिगड़ा ना, फिर उसके बाद देखें जागीरदाराना निज़ाम कभी ख़त्म करने में दिलचस्पी नहीं ली गई यहाँ पे। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का वो जो निज़ाम जैसा गोरा साहब छोड़ के गया था। आज की स्टोरी है दी न्यूज़ की, चित्राल में एक हमारे जानने वाले दोस्त हैं, वो कोई एसी साहब का कोई मसला हुआ तो उन्होंने उस बंदे को, कोई बात नहीं मानी, पूरी स्टोरी मुझे, लेकिन उसको घोड़ों के अस्तबल में पूरा दिन बंद रखा। माशाल्लाह। ये 2022 में हो रहा है भाई। ये तो लगान फिल्म वाला सही है ना मुझे। तो ये लगान ही है ना, ये जो ब्यूरोक्रेसी हम पे मुसल्लत है। आप सियासतदानों को बुरा भला बोलते हैं, लोग तो अब जजेस को ही बोलते हैं, जर्नैलों को ही बोलते हैं और दिल खोल के बोलते हैं। ये जो सबसे घुन्नी है ना, घुन्नी, ये ब्यूरोक्रेसी,
ये जो CSS की मोटी मोटी किताबें पढ़ के और हम कहते हैं यार क्या पढ़ा लिखा आदमी है, ओ भाई ये पढ़े लिखे आदमी नहीं पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा है। TCS यानी आज पाकिस्तान में किसी से ही पूछे मुझे कोई कोरियर करना है, कोरियर नहीं बोलेगा, बोलेगा मुझे TCS करना है। TCS चलाने वाले कौन है? कोई 18-20 ग्रेड के ऑफिसर हैं, यही आम लोग थे। उन्होंने कैसे क्या बना दिया। ये आपको पाकिस्तान डाक मिला था, जब शुरू में अच्छा था तो अच्छा था, नहीं है तो क्या हो गया। एक मलिक रियाज, देखें मलिक रियाज साहब से बहुत सारी बातों में इख्तिलाफ इत्तेफाक हो सकते हैं, उसको आप अलग कर दें। जो मैं बात करने जा रहा हूँ, एक रावलपिंडी के एक आम आदमी, कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं, वो उठा और उसने पाकिस्तान में वो सोसाइटी बनाई जहाँ रहते हुए हर आज जो गालियाँ देता है, जो नहीं भी देता, कहता है हाँ यार रहने की जगह है तो यही है, एक दिया। तो मैं भाई जब भी जाता हूँ ना बैरियर टाउन, मैं अगर स्टोरी वगैरह इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, अक्सर लोग बोलते हैं आप दुबई आए हुए हैं, मजाक से हट के। बिल्कुल, या ये कि दुबई लग रहा है कराची में रहते हुए। ठीक, अच्छा फिर मज़े की बात ये कि सुपर हाईवे जो बिल्कुल उजड़ी हुई एक जगह थी, कोई सोचता भी नहीं था, उसने वो आबाद कर दी। तो ये SBCA, ये KDA और ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल और इसी तरह से LDA और MDA और पूरे पाकिस्तान के इदारे उठा लें, आपने क्या दिया यार। तो मतलब यानी ये सवाल बनते हैं, देखें बददियानती, करप्शन, गलाजत, जहनों की भी और वैसे भी सफाई की भी, ये एक मलगूबा ऐसा बन गया है ना। आप बोले यार मसला क्या है, भाई ये उम्मुल मसाइल हैं, कोई एक मसला नहीं है। बहुत सारे बिहेवियर्स, घर से लेके औरतों को आप जायदादों में हिस्सा देने को तैयार, यानी हर दूसरा तीसरा झगड़ा आप घरों में उठाकर देख लेंगे जायदाद का फड्डा। अबे भाई क्या झगड़ा, भाई जिसका हक है, विरासत है, उसको मिलनी चाहिए, सिंपल सी बात है। ये सादा सी बात पेचीदा हो गई है यहाँ पे। तो यानी वो एक ज़माने में ख़वातीन पे बड़ा घरों में जुल्म शुल्म होता था ना, वो सास वास करती थी बहुत। अब तो खैर औरत राज है, दिखाई नहीं देता है, वो इस्टेब्लिशमेंट की तरह है वही, लेकिन अब भी वो मसाइल जूँ के तू मौजूद है। तो यहाँ कोई एक चीज़ तो नहीं ख़राब, ना तालीमी इदारे, हम कराची में रहते हैं, हम यहाँ की बात कर लें, पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर 80s तक आप इन्हीं सरकारी इदारों से डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान भी निकले, कई एक बड़े नाम निकले ना। आप कराची उठा लें जो इस वक्त यूरोप अमेरिका में बैठे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद से हो ये गया कि जो सरकारी तालीमी इदारे थे वो तबाह बर्बाद हो गए, और एक आम आदमी, मिडिल क्लास का आदमी, उसके लिए अब लाजमी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाए और अच्छे स्कूल में पढ़ाए। अच्छा, अब गली मोहल्ले के स्कूल में पढ़ाएगा, फ़ीस तो वो भी लेंगे, लेकिन वो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो सकेगी। अब अगर वो अच्छे स्कूल की तरफ जाता है तो वो खाएगा पिएगा क्या, तो पूरे एक समाजी निज़ाम टूट फूट का शिकार हो गया। तो हर तरफ से जो है ना, जिसको कहते हैं ना कि ऐसी तबाही है कि आपकी समझ नहीं आता है कि आप पहले किस चीज़ खोलें, और सब कहीं से भी पत्थर उठाएं मसला ही निकलेगा। हाँ, जहाँ से पत्थर उठाएं मसाइल निकलेंगे। और इशू इससे बड़ा ये है, देखें अगर मैं आज के दिन आपसे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ ना कि यार ये मई है या मई का एंड है, 2022 है, और आज हम काम करने जाएंगे तो उस्ताद 20 साल के बाद ना हम यहाँ खड़े होंगे, तो मैं ये सुन के सब्र कर लूँगा, चल भाई 20-25 साल की बात है, कौमों की ज़िंदगी में 100-70 साल अहमियत नहीं रखते। लेकिन इसकी ज़रूर अहमियत है कि डायरेक्शन क्या है। 3 कदम इधर बढ़े, 3 लेफ़्ट, 3 राइट, 3 पीछे चले गए, नतीजतन 75 साल के बाद वहीं खड़े हुए। तो हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है ना। जब डायरेक्शन अच्छा नहीं है, और मज़े की बात ये है कि अभी आगे भी नज़र नहीं आ रही है, तो ये भाई ऐसे ही चलता रहेगा। फैज़ भाई, अब जैसे हम लोग इंडिविजुअल अपने घरों में अगर आप देखें, हमारा भी एक गोल होता है, ठीक है ना, कि यार मैं इतने साल सर्विस करूँगा, इतना मेरा जो है ना सेवरेंस पैकेज बनता रहेगा, मैं थोड़ी कमेटियाँ डाल दूँगा, ये कर लूँगा, मैं इस एक बाइक से गाड़ी कर लूँगा, उसके बाद जो है मैं घर की एक प्लॉट ले लूँगा, ऐसा ऐसा घर बनाऊँगा, 20 साल बाद हम इंशाल्लाह अपने घर में अपनी छत होगी। प्लानिंग से चलता है ना, एक डायरेक्शन होती है। इंडिविजुअल लोगों की ज़िंदगी में आपको डायरेक्शन भरपूर मिलेगी। अब वो उसमें कामयाब होते नहीं, लेकिन कम से कम लोग मकसद ज़रूर रखते हैं। पाकिस्तान का मकसद क्या है, हमने क्या करना है एज अ नेशन, हमने क्या करना है? देखिए ये गोल क्या है हमारा? ये डाले की तरफ बात चली जाएगी, लेकिन इशू ये है कि मैं मतलब इस बात को समझता हूँ कि जब आप पाकिस्तान की एक तहरीक शुरू हुई थी, आपने आज़ादी हासिल करनी थी, मैं ये समझता हूँ कि कलेमे का इस्तेमाल हुआ, आपने लोगों को बोला पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छी बात है, अगर आप कलेमे के नाम पे एक मुल्क बना रहे हैं तो भाई आपको फिर कलेमे की तरफ चलना चाहिए था। मैं आपको 3 मिसालें देता हूँ, आपको चीज़ ज़रा क्लियर हो जाएगी। इत्तेफाक की बात, ये तीनों मिसालें हमारे पड़ोस में मौजूद हैं। हम पहले चाइना पे चलते हैं, हमारे बाद आज़ाद हुआ, सारे वो अफीम पीते थे, एक मवाली मुल्क था, बिल्कुल पूरा मुल्क ही मवालियों का मुल्क था, कोई काम धंधा नहीं था, फारिग लोग थे। और उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह ने उनको माओ दे दिया। माओ जैसे लीडर आया, उसने कुर्बानी दी, वो लॉन्ग मार्च हुआ उसका, और उसने क्या किया,
कौम को एक डायरेक्शन पे डाला उसने, और फिर ये हुआ कि साल में 2 जोड़ों में पूरा साल गुजारते थे। वो काम करने जा रहे हैं तो 7 बजे ऑफिस का टाइम है तो 6:55 पे पहुँचे हुए। तो उसका नतीजा ये हुआ, वहाँ पर एक माशी तब्दीली आई। आज उस इनकलाब के 50-60 साल के बाद हम ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में, इकॉनमी में वो पूरी दुनिया को टक्कर दे रहा है। यानी उसने ये रास्ते इख्तियार किया, कोई लड़ाई नहीं की उसने किसी से, कोई खामखा की वो जिसको कहते हैं ना भरमबाजियाँ नहीं थी। एक वो सोया हुआ चीन बस चलते 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 अब वो देखें मामला कहाँ पहुँच गया। दूसरी मिसाल हमारे पड़ोस में ईरान की है। ईरान में देखें 79 से पहले का ईरान, शाह ईरान, और एक यानी एक उनकी पूरी एक लेगेसी थी, 2000 साल की एक तारीख़ थी, बादशाहत का सिलसिला था, कोई मामूली बात नहीं थी। और ईरान को उस वक्त जो है ना इस रीजन में अमेरिका का पुलिसमैन कहा जाता था। अच्छा जी, ये उसके बारे में था। 79 में वहाँ एक इनकलाब आता है, खुमैनी साहब आते हैं, लोग तैयार होते हैं और उसकी तरफ जब वो काम करने लगते हैं, उस इनकलाब से इत्तेफाक इख्तिलाफ, उसका नज़रियाती सिमत एक अलग बात है। मैं जो बात कह रहा हूँ 79 के बाद से लेकर आज 2022 तक आप उनकी डायरेक्शन देख लें। यानी उनका स्लोगन जो वो देते हैं, पूरी दुनिया में जो उनके फॉलोअर्स हैं वो स्लोगन को लेकर चलते हैं। उनकी फ़िल्म उठाकर देख लें, उनकी इकॉनमी देख लें, उनकी सिफारत देख लें, उनकी सियासत देख लें, उनकी मईशत देख लें, उनकी माशरत देख लें, वो सब एक डायरेक्शन में नज़र आती हैं। ठीक है, क्यों? ऊपर से लेके नीचे तक एक वो लोग हैं और वो जो इनकलाब लेकर आए थे उसको वो ठीक समझते हुए उसके ऊपर अमल कर रहे हैं और वो उसी की बुनियाद के ऊपर चीज़ें करते हैं। तो ईरान की सिफारतकारी भी होती है तो अमेरिकन के साथ, और यूरोप और पूरा ये। तीसरी हमारे उसमें मिसाल मौजूद है अफ़गानिस्तान की। जब अफ़गानिस्तान तो आपको पता है 40 साल से जंगें ही हैं। 96 में जब ये मुल्ला उमर ने, तालिबान के सरबराह ने उसका काबुल का इक़्तिदार संभाला और 4 साल उनकी हुकूमत रही। फिर उसके बाद ये हुआ 2001 में दोबारा अमेरिकन आ गए, 9/11 हो गया। 18-20 साल के बाद लड़ने के बाद फाइनली, यानी वो इतने कमिटेड थे अपने कॉज के साथ कि इतनी कुर्बानियाँ, लड़ना झगड़ना करने के बाद आज वो दोबारा मिल गए। नज़रियाती इख्तिलाफ आपको फिर हो सकता है कि क्या सही, मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, चाइना, ईरान, अफ़गानिस्तान, यहाँ के लोगों ने अपने नज़रिए के लिए, अपने काम के लिए कुर्बानी दी और उनकी लीडरशिप। सबसे अहम तरीन बात क्या थी? मुल्ला उमर मैदान में रहा, ठीक है, उसामा बिन लादेन अपने बच्चों समेत मारा गया, माओ का बेटा उस मार्च में मारा गया। इसी तरह से जो ईरानी क़यादत थी वो मौजूद रही। देखें, जब लीडरशिप इतने इखलास के साथ अपने बच्चों के साथ मौजूद होती है ना, तो कौम फिर उसको लब्बैक कहती है, उसको फॉलो करती है। हमारे यहाँ नारा एक लगा, काम कुछ और था, हुआ कुछ और। तो उसका नतीजा आज ये है कि ना यहाँ जमहूरियत है, ना यहाँ अमरीत है, ना यहाँ मुलूकियत है, ना यहाँ खिलाफत है। भाई यहाँ अपनी मर्ज़ी का एक कानून है। स्टेट बनी इस्लाम के नाम पे, इस्लाम नाफिज करना नहीं था तो किया क्या? हुआ ये कि स्टेट ने यहाँ पर लोगों को, ग्रोहों को आज़ादी दे दी कि आप मज़हब के नाम पे जो करना चाहे करें। लोगों ने क्या किया? किसी ने बोला मैंने मुहर्रम का जुलूस निकालना है, स्टेट ने बोला निकालिए। एक ने बोला मैं रबीउल अव्वल का जुलूस निकालूंगा, स्टेट ने बोला वेलकम। तीसरे ने बोला भाई मैं तो खानका खोल के बैठूंगा, स्टेट ने बोला इससे अच्छी कोई बात नहीं। तीसरे ने बोला मैं मज़ार खोल के वहाँ पर ये चंदे कव्वाली ये करूँगा, स्टेट ने बोला लो यार हम भी धमाल डालेंगे। एक ने बोला कि यार मैं इस्लाही काम करूँगा, एक ने बोला कि यार ये जो मसाजिद हैं ये मेरे फ़िरक़े, मेरे मसलक की, स्टेट ने बोला प्रोटेक्ट करेंगे भाई तेरी हुई मस्जिद। तो हुआ ये कि जब आप लोगों को, ग्रोहों को, जत्थों को उनके हवाले करते हैं ना, तो फिर उसके नतीजे में क्या जहन साजी होगी। आज हम सऊदीज़ पे या गल्फ़ में हमारा ये एतराज़ होता है ना, यार देखो उन्होंने सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है मस्जिद। अबे ठीक ही किया हुआ है भाई। वो कौन सा कोई मस्जिद में बैठ के मौलवी साहब ये कह रहे होते हैं कि यार नाइट क्लब चलिए रात को, अच्छी बात कर रहा होता है यार तू इसका ख्याल कर ले, ये कर ले। तो जब ये स्टेट के करने के काम हो गए लोगों के ज़िम्मे, और सिर्फ ये नहीं है, खिदमत खल्क का काम आप देखें कौन कर रहा है भाई, सैलानी कर रहा है, वो कौन कर रहा है, एदी कर रहा है, खिदमत कर रहा है, छिपा कर रहा है, मतलब 10 तरह की तंजीमें। यानी आप कहते हैं ना जो प्राइवेट इदारों ने, रियासत और तो और जिहाद भी प्राइवेट लोगों ने संभाल लिया। तो ये कश्मीर आज़ाद करा रहे हैं, कराची से लड़का जा रहे हैं कश्मीर। अबे क्यों, ये इसका काम है क्या भाई? जो जिस काम के पैसे लेता है, जो जिसका काम है वही कर ले। आप क्यों उससे, जिसका काम नहीं है उससे वो काम करा रहे? तो उसके नतीजे में ख़राबियाँ ही पैदा होनी थी। फिर ज़िया साहब के ज़माने में ये हुआ कि जब उन्होंने सियासी जमातों को पाबंदी लगाई, पीपल्स पार्टी से उनकी बड़ी दुश्मनी थी, तो उसके नतीजे में जब गैर जमाती इंतखाबात हुए तो तब वहाँ से ये जो इलेक्टेबल्स की बीमारी है ये वहाँ बहुत ज़्यादा उभर कर सामने है। मौजूद तो ये लोग पहले से थे, जागीरदार वडेरा पहले से मौजूद था, लेकिन वो जब गैर जमाती, इनकी एक ताकत ऐसी बन गई, आज वो देखें पूरी स्टेट को घुमा रहे होते हैं या उनको स्टेट घुमा रही होती है, जहाँ चले जाओ वहाँ का पलड़ा भारी और
अपनी वो चीज़ें करो, वही शक्लें दिख रही होती हैं हर जगह। बिल्कुल घूम फिर के वही लोग अच्छा, हैं। आपने जागीरदार वाली बात की तो हम ये देखते हैं कि इंडिया ने आज़ाद होते ही लैंड रिफॉर्म्स फ़ौरन कर लिए और हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं हो सकी जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। इंडिया को लैंड रिफॉर्म करने से क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि हम वहाँ ये भी सुनते हैं कि फार्मर सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है। अब वो पॉलिसीज़ हैं या क्या वजूहात हैं, और हमें ना करने से अभी तक हमें क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान बुनियादी तौर पे रीजन एक है, हमारा मज़हब अलग है, लेकिन कल्चर की और आदतों की बहुत सारी चीज़ें आपस में मिलती जुलती हैं। दूध के धुले वो भी नहीं है। उनका जो नेता जो हमें फ़िल्मों में दिखाते हैं ना, अगर पूरे भी वैसे नहीं लेकिन तो आधे तो वैसे ही होते हैं। तो वहाँ उनका ये तो फ़ायदा हो गया कि वो ये वाला एक फ़िनोमेना नहीं रहा, लेकिन सरमायादार वहाँ पर भी बहुत मजबूत है। फिर वहाँ पर देखिए, अच्छी बुरी चीज़ें हर जगह होती हैं, ज़ात पात के मसाइल से अभी तक वो नहीं निकल सके। ख़वातीन के साथ ज़्यादतियों का मामला वहाँ भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो चीज़ वहाँ बेहतर थी वो ये हुई थी कि अंग्रेज़ जो सिस्टम वहाँ पर बना कर गया था ना, जो ब्यूरोक्रेसी, जो एजुकेशन का सिस्टम था, उन्होंने उसको बड़े अच्छे तरीके से बरकरार रखा। और उनकी दूसरी कामयाबी ये थी कि वो जमहूरियत को बहरहाल लेकर चलते रहे। अभी वो मोदी की शक्ल में किस सूरत में, ये एक अलग बहस है, लेकिन जब वो उसको लेकर चलते रहे तो उसके नतीजे में आप देखें ना, इंदिरा गांधी या दीगर लोग, हालांकि वो भी देखिए एक फ़ैमिली है, जिस तरह से हमारे यहाँ भुट्टो फैमिली है, शरीफ फैमिली है, लेकिन आप देखें, हम उस ज़माने में उनकी गाड़ियाँ देख के हंसते थे, अबे देखो किस तरह की साबुनदानी में घूम रहे, गाड़ी तो हमारे पास है। अब हम तो भाई वो अपनी बना रहा था, हम चंदे सदकों की, अमेरिका के सदक़े की गाड़ियाँ थी सारी, तो उसका तो यही नतीजा निकलना था। तो उन्होंने उन मसाइल पे तो काबू पा लिया। अब देखें, मसाइल अभी भी वहाँ बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन आज भी 25 से 30 करोड़ की जो मिडिल क्लास आबादी दुनिया की सबसे बड़ी, वो हिंदुस्तान में। बिल्कुल। देखें, बड़े जो ग्रुप हैं उनके पास है, आईटी सेक्टर उन्होंने पूरा घेरा हुआ है। फिर वो उनकी जो फिल्मी एक मईशत है, बॉलीवुड की, बॉलीवुड देख लें, उसका एक नाम है, यानी वो शाहरुख खान वही है, जहाँ से खड़ा हो जाए वहीं जलसा शुरू हो जाता है, घर की छत से भी जलसा स्टार्ट है। तो ये एक उनकी एक पूरी वो है। तो उन्होंने इस चीज़ में वो आगे बढ़े। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि जो लोग आए हमारे पास, उन्होंने ये समझा कि, क्योंकि देखें यहाँ तो यही ऑल इन ऑल थे ना, उधर तो एक ज़रा थोड़ा सा डंडा भी होना था, कुछ खौफ भी होना था, यहाँ हो गए थे ये बादशाह लोग। तो वो मैंने बताया ना, अस्तबल में 2022 में भी बंदा बंद हो रहा है। तो भाई इन्होंने बोला यहाँ तो हो गई हमारी बादशाह। ब्यूरोक्रेसी आप उठाकर देख लें, आपको अक्सरियत उनकी मिलेगी जिसके पास अमेरिका कनाडा की नेशनलिटी होंगी। आपके जजेस यहाँ मुद्दत पूरी होती है तो कितने यहाँ रुकते हैं। पिछले 20 साल के सारे आर्मी चीफ्स आप उठाकर देख लें। तो देखें, जब इस मुल्क से मोहब्बत आपकी नहीं होगी ना, मोहब्बत का तकाजा बातें नहीं है। अभी ये जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, करें ना ऐलान के यार ठीक है सब हो गया, मैं ला रहा हूँ यार अपनी सारी दौलत और सारे बच्चे बशमूल मियाँ साहब के, सबको मैं यहाँ ला रहा हूँ, ठीक है यार इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बैठते हैं, मैं इतने, चलो यार आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो करप्शन का, साबित नहीं हुई, चलो यार इतने अपनी जेब से करो ना इस मुल्क के लिए। भाई जब आप ये सब चीज़ें करने को तैयार नहीं है, और कुर्बानी के लिए कौम ही मिली है, वो भी दे देख के अब जुगाड़े ढूंढती है, अपने लिए रास्ते निकालती है, तो ये नहीं हो सकता है। भाई अब ये भी जो आपने तमाम पड़ोसियों की मिसालें दी, इन तमाम पड़ोसियों में हम देखते हैं कि उनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अपने मुल्क के साथ, वो बड़ा मजबूत है, और वो जहाँ भी जाते हैं वो अपने आप को एज एन एम्बेसडर समझते हैं। चाहे वो इंडियंस हो, मैंने इंडियंस के साथ बड़ा काम किया है, ईरानियों से इतना वास्ता नहीं पड़ा है, लेकिन ये कि चाइनीज़ की मिसाल आप पूरी दुनिया में देख लेते हैं। तो वो जो है ना, लॉयल्टी का जो एक आप एक देखते हो ना एसेंस, वो बहुत दिखता है। हम हर वक्त, हमारी तगो दो पूरी ज़िंदगी की ये होती है कि पाकिस्तान से जान कैसे छुड़ाएं। सब इसी में लगे हुए हैं कि यार यहाँ से कैसे भागें, हम सबको यहाँ से भागना है। तो ऐसे जहाँ आपका एक इतना बड़ा मिडिल क्लास हो गया, या फिर आपका एक पढ़ा लिखा तबका भागने की सोचे, तो पीछे संभालने वाला कौन बचेगा? अच्छा देखें, लॉयल्टी, भागने की बात, इसको थोड़ा अलग एंगल से देखने की ज़रूरत है। देखिए, माँ को भी वो बच्चा बड़ा प्यारा लगता है जो बहुत अच्छे पैसे कमा के ला के देता है। अब यह है बड़ी तल्ख हकीकत। हाँ बिल्कुल है, ठीक है ना। क्यों? इसलिए कि भाई वो पैसा लाएगा तो घर चलेगा। बिल्कुल। अब मैं जितना भी अच्छा हो जाऊँ, माँ मुझसे मोहब्बत करेगी, लेकिन बोलेगी बेटा कमा के लाएगा तो घर का सिस्टम चलेगा ना, अब तेरी मेरी प्यार की बातों से तो नहीं चलना ही है। तो भाई ये जो मईशत है ना, ये है बुनियादी फैक्टर हर चीज़ का। घूम फिर के दुनिया के जो है ना सारे मसाइल, जंगें और सारे कारोबार इसी के गिर्द घूमते हैं। यहाँ से हम इसलिए भागते हैं। देखें, जो इमरानी मुआहदा है ना,
जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है किसी भी जदीद रियासत और शहरी के दरमियान, वो क्या है? बहुत सादा सा है। वो मुआहदा ये है कि स्टेट मुझे सेहत, तालीम, रोज़गार, घर वगैरह जो बुनियादी चीज़ें उसमें फैसिलिटेट करेगी मैक्सिमम जो वो कर सकती है। बदले में मैं क्या करूँगा भाई? बदले में मैं टैक्स दूँगा, मैं उसके जो भी लॉज़ हैं उसको मैं लेकर चलूँगा, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा, और कानून होगा सबके लिए एक। अच्छा, ये 2-3 चीज़ें जब हो जाती हैं तो फिर मुझे ये पता चलता है कि नहीं यार, अब यहाँ मैंने कहा ना आज शुरू करेंगे तो मुझे 20 साल के बाद यूरोप में ये हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है। देखिए, आइडियल दुनिया नहीं है। वो खान साहब ने कहा था सुकून कब्र में ही है, तो है बड़ी मार्फत की बात। सुकून तो उधर ही है उस्ताद। अब यूरोप अमेरिका के भी अपने मसाइल हैं, ठीक है, इस नौइयत के नहीं है। मसाइल तो हर जगह है ना यार, उनसे जान नहीं छुड़ा सकते। लेकिन उन्होंने जो कुछ चीज़ें कर दी ना, देखें जो खलीजी ममालिक के बादशाह हैं वो तो है बादशाह सही वाले, जेन्युइन। हमें तो बड़ा उनको हसद है ना हमारी कौम को। वो पैसे दे दे हमें, हमने बम बनाया, वो गाड़ी दे दे, क्यों दे दे भाई? सदके चंदे दे रहे, गुजारा करो बस जो तुम मांगते हो। लेकिन उनके जो अपने शहरी हैं उन्होंने उनकी ज़िंदगियाँ तो बड़ी बेहतर बना कर रखी है ना। छोटे मोटे तो बादशाह वो भी चल रहे होते हैं हमारे हिसाब से। तो हमारे यहाँ बेड लक ये रही कि स्टेट ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, हमने अपनी पूरी नहीं की। जब दो लोग अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करते हैं तो उसके नतीजे में इस तरह का खला पैदा होता है। हमारे वो पाकिस्तानी जो चले गए थे 25, 30, 50 साल पहले यूरोप, अमेरिका, अब उनके बच्चे वहाँ, आप जाएँ उनके घरों में, आपको जाना होता होगा, आप देखते होंगे बच्चे के बेडरूम में ना वो यूके का झंडा लगा हुआ होगा। उससे किसी ने कहा है लगाने का? क्यों लगाया भाई? जो लोग चले गए उनसे कहे ना आ जाएं वापस। वो मोहब्बत ज़रूर करते हैं लेकिन वो नहीं आएंगे। क्यों? उनको पता है कि यहाँ आकर अगर वो घर लेकर बनाना शुरू करेंगे ना, सबसे पहले जब खुदाई होगी पुलिस की मोबाइल आएगी, उसके बाद ना वो मुंह में जो है ना गुटखा दबाए एक NGO का नुमाइंदा आ जाएगा, उसके बाद एक वकील साहब आ जाएंगे, फिर उसके बाद एक अखबारी नुमाइंदा आएगा, और फिर KDA, SBCA सब। तो भाई उसका तो आपने मतलब वो करके रख दिया। तो वो बेचारा जो हुब्बुल वतनी के जज्बात के साथ जितनी तेज़ी के साथ आता है ना, उससे ज़्यादा तेज़ी से वापस जाता है। तो जब मुआहदे और लोग अपनी बातें पूरी नहीं करेंगे, चाहे रियासत हो चाहे लोग हो, तो फिर उसका यही नतीजा निकलेगा। और फिर इंस्टेबिलिटी जहाँ भी हो, बंदा फिर नहीं ठहर पाता, कि जहाँ आपको पता ही नहीं आज क्या है कल क्या है। जैसे पिछले दिनों में बात कर रहा था कि UAE में जो है डॉलर का रेट पिछले 20-30 साल से एक ही रेट पे पैग हुआ है, 3.65 दिरहम का $1 है। तो जब आपको इतना कॉन्फिडेंस है वो ना एक मार्केट में कि यार ये नहीं हिलेगी। अब हमारे यहाँ क्या है, इम्पोर्टर ने मंगाया 180 के रेट पे, जब तक माल आया वो 203 का हो गया, वो तो वहीं लॉस पे चला गया, ठीक है ना। तो जहाँ इतनी इंस्टेबिलिटी होगी, जब मुझे पता ही नहीं कल क्या होने वाला है, या अगर अभी मैं गाड़ी लेके निकलूँगा पता नहीं मैं घर पहुँचूँगा कि नहीं, तो जहाँ आप हर वक्त केओस में रहेंगे, आप पीस में नहीं होंगे, तो आप क्या ही अच्छा सोच लेंगे, समझ रहे हैं। अच्छा फैज़ भाई, एक और चीज़ अभी आपने बातों बातों में कही थी कि जैसे इंडिया में भी एक गांधी फैमिली का सिलसिला चल रहा है, हमारे यहाँ भी है। मोरूसी सियासत हमारे यहाँ बड़ा डिस्कस किया जाता है कि जी ये क्या फलाना उसका बेटा वो चेयरमैन है, ये है वो है। हम अगर अपनी आम जिंदगी में देखें, और ये मेरा सवाल है मेरे जहन में बड़े अरसे से, ज्वेलर का बेटा ज्वेलर ही बनता है, पुलिस वाले का बेटा कोटे पे पुलिस पे ही जाता है, फौजी का बेटा भी फौज में जाता है, ठीक है, वेल्डिंग वाले का बेटा भी वेल्डिंग ही करता है, जब बेकरी वाले का बेकरी, जब सारे अपने ख़ानदान वही काम करते हैं जो पीछे से चलता हुआ आ रहा है, सियासत में आके हमें क्यों मसला हो जाता है? अच्छा, इसमें ना इसी से जुड़ी हुई एक और बात है, क्या वोट का हक हर एक आदमी को होना चाहिए? देखें, ये एक, मैं कोई खुदा न खास्ता किसी की तजलील नहीं कर रहा, तमाम इंसान अल्लाह ने बराबर बनाए और मैं हर एक की वो कदर करता हूँ। लेकिन एक बात है, जुनैद अकरम साहब का जो मेंटल लेवल है, उन्होंने जो दुनिया देखी है, वो जो चीज़ें पढ़ते हैं, बहरहाल एक वो है। तो इसी तरह से एक आम आदमी जो बाहर खड़ा हुआ एक चौकीदार है, मैं इंसान की तजलील नहीं कर रहा, मैं एक अप्रोच की बात कर रहा हूँ। क्या उन दोनों की अप्रोच है कि तो फिर हम देखें, पहले तो देखें, हम अभी उस मकाम पे नहीं पहुँचे हैं कि यानी सबको दे दें। इसको कहीं ना कहीं फ़िल्टर करना पड़ेगा, तब कहीं जाके कोई चीज़ें ठीक होंगी। दूसरी जो मौरूसियत की बात आपने की ना, देखें मौरूसियत अगर तो वो डिलीवर कर रही है तो मुझे क्या, देखें क्या ज़रूरी है फैज़ुल्ला खान जाके वज़ीर आज़म बने, MNA बने? क्यों बने भाई? देखें, जिसका जो काम है उसी को करना चाहिए। अब सियासी ख़ानदान हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, चूँकि पावर गेम है, पैसा बड़ा लगता है, तो वो लोग इस चीज़ को समझते हैं। हम अगर जाएंगे ना तो हमारा वही हाल होगा जो 3 साल PTI का हुआ। अभी तक उनको समझ नहीं आ रही, कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी घुमा रही है काम। एक PTI के MNA ने मुझसे कहा, मैं PTI को कवर करता हूँ, बोला यार मुसीबत बना दी है।
एक सेक्रेटरी के पास गया था, बड़ा कोई जायज़ काम था किसी का ट्रांसफ़र। उसने बोला खान साहब ने हमें बोला है जो तुम्हारे पास है डायरेक्ट मुझे फ़ोन करके बताओ। कहा मैं हाथ जोड़ के वहीं से वापस आ गई, एमएनए की बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी के अपने मिजाज हैं। तो ये एक ख़ास मिजाज में ढले हुए लोग होते हैं, सियासतदान भी इसी तरह से। इसी तरह हुक्मरानी करना भी एक फ़न है, यानी ये एक लेगेसी होती है। तो भाई हाँ, उसमें अच्छे लोगों को लेकर आना। अब ज़रूरी नहीं कि एक आम आदमी एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा ईमानदार हो, वो हुक्मरान भी इतना अच्छा हो। तो ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क करना चाहिए। हमने ये पैरामीटर बना लिया जी, फलाना करप्ट नहीं है तो ये वज़ीर आज़म होना चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि एक आम आदमी, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब चले मैं अपनी मिसाल लेता हूँ। मैं एक बहुत शरीफ और ईमानदार आदमी हूँ, मैंने कभी जो है ना कोई गलत काम नहीं किया, रिकॉर्ड मेरा क्लीन है। क्या इस बुनियाद पे आप मुझे अपने दादा अब्बू की हार्ट सर्जरी करने देंगे कि मैं बहुत ईमानदार आदमी? नहीं, उसके लिए आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही जाएंगे ना, जिना अस्पताल कार्डियो वार्ड में ही जाएंगे, क्योंकि जिसका काम है वही सही करेगा। उसमें ईमानदारी का फैक्टर आप नहीं डाल सकते। तो हुक्मरानी भी एक आर्ट है, एक फ़न है। गवर्नमेंट चलाना, ब्यूरोक्रेसी चलाना, फॉरेन पॉलिसी चले, फॉरेन पॉलिसी हमारे यहाँ नहीं देखी जाती, लेकिन ताल्लुकात तो देखे जाते हैं। किसकी घड़ी संभाल के रखनी है, किसकी घड़ी आगे पीछे नहीं कर देनी, 10,000 चीज़ें होती हैं। किसी और मुल्क में जाना है, किस तरह रख रखाव आपने करना है, किस तरह आपने अप्रोच करना है। तो ये भी एक आर्ट है। तो हम जो है जस्ट बिकॉज एक आदमी ईमानदार है या उतना करप्ट नहीं है जितना वो है, तो क्या उस बुनियाद पे हम किसी को आने दें? अच्छा देखें, करप्शन देखें इस पूरे रीजन का मसला है, बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। जहाँ इंसान को मौका मिलता है, दुबई में भी होगी, यूके में भी होगी, यूएस में भी होगी। ये इंसान में अल्लाह ताला ने डाला हुआ है कि वो जहाँ मौका देखता है चीज़ें कर जाता है। असल में करप्शन का जो नैरेटिव हमारे यहाँ बिल्ड किया गया, करप्शन होती भी अभी भी आज के दिन में भी होती है, कहाँ नहीं होती है, लेकिन अहम सवाल ये होता है कि आपने उसको प्रूव कितना किया। हाँ। देखिए इदारे आपके हैं ना, देखिए हर काम इदारे का है। ये करप्ट है, आपका इदारा मौजूद है, आपने बनाया हुआ, अदालतें आपके पास हैं, आपके पास इतने काबिल लोग होने चाहिए कि वो साबित करें ना यार, पैसे निकलवाएं। ये थोड़ी है कि एक बात है कि यार एक आदमी ने बिलफर्ज 30 अरब रुपए की करप्शन की है, साले 20 करोड़ रुपए तो वकीलों पे मैंने फूंक दिए। ये तो करप्शन 30 अरब 25 करोड़ रुपए तक चली गई है। सही है, जो तनख्वाहें मैं दे रहा हूँ वो इसके अलावा है। तो मेरा ख़्याल है कि जो करप्शन वाला नैरेटिव है ना, ये लोगों को बहुत अजीब सी बात लगेगी। भाई अब मजबूरी है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये जो बहुत हमने एक आइडियल तरीन उस पर खड़े हुए होते हैं ना, इससे थोड़ा नीचे उतरने की ज़रूरत है भाई। मतलब सादिक और अमीन नहीं मिलेंगे इस ज़माने में। मतलब यानी आपको सादिक अमीन तो मिल जाएंगे, जमात इस्लामी को लेकर आ जाएं, फिर आप वोट क्यों नहीं देते हैं? मतलब वो है, बहुत सारे ईमानदार हैं, उनके ऊपर कोई करप्शन का आज तक केस नहीं है, डिलीवर भी किया है उन्होंने कई जगहों पे। देखें जो जिसकी जो काम कर सकता है ना, तो मुझे फिर थोड़ा, अब वही वाली आपने बेहतरीन मिसाल दे दी। अब वो डॉक्टर साला जैसा भी हो, लेकिन आप ये बोलते हैं, अब जैसे वो एओ क्लिनिक है, आप कहते हैं यार ये जो शाह फैमिली है ना उस्ताद, ये जो है ना टूटी हुई हड्डी जोड़ देती है, बेहतरीन है। अब उनके सियासी नज़रियात कुछ भी हों, हाँ, वो कहीं भी खड़े हैं, वो पीटीआई के एमपी हैं डॉक्टर इमरान शाह, लेकिन उनसे इलाज कराने के लिए जेयूआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी, एमक्यूएम सब जाते हैं ना, वो उनसे उनके सियासी नज़रियात पे बात नहीं करते। तो इसको कहीं ना कहीं हमें फ़िल्टर करना पड़ेगा। काबिलियत पे देना चाहिए, काबिलियत पे होना चाहिए, और उसमें अच्छे लोग देख लें। ये किया जा सकता है। या अगर बुरा आदमी हुआ, फिल्मों में नहीं, बुरे आदमी से अच्छे काम करा लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा ऐसा कर ले। अच्छा फैज़ भाई, ये जब भी वोट मांगने आते हैं और अभी गालिबन इलेक्शन होने जा रहे हैं, हम कब इस चीज़ से बाहर आएंगे कि ये जो भड़के मारते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे? जब आप नौकरी लेने जाते हैं, ये नौकरी लेने ही आता है ना हमारे पास एसेंशियली, क्योंकि वज़ीर है। वज़ीर किसका होता है? बादशाह का। और बादशाह कौन है? हम है। तो बादशाह के पास आप नौकरी लेने आए हो ना। तो भाई जब आप एक आम ऑर्गेनाइजेशन में किसी फर्म में जाते हैं, तो आप जो है अपनी काबिलियत पहले दिखाते हो ऑन पेपर, ये चीज़ें मैंने की हैं। जहाँ उनको लगता है वो आपको थोड़ा मोटा एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह ले लेते हैं, या आप कोई अपना प्लान बना के, फर्जी सा प्लान, आपको एक सिचुएशन देते हैं, आप उसमें बनाते हो कि जी मैं पेप्सी की सप्लाई में इस तरह अच्छी कर सकता हूँ, ये फलाना ढिमकाना करके। ये लोग हमें कोई प्रेजेंटेशन क्यों नहीं देते? अच्छा कि भाई ये मैं ये स्टेप्स लूँगा, ये लोग मैंने आइडेंटिफाई किए, मैं ये प्रॉब्लम है, ये इसको करेगा, ये इसको। जैसे एनसीओसी में कोविड का माशा, वैसे आप जितना भी बोल रहे हैं, मतलब ये बात एडमिट करने की है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी फाइट की कोविड के मामले में, नो डाउट, मिसाली, दुनिया में मिसाली, बिल गेट्स ने भी तारीफ की। तो
इस तरह का हमें भाई एक प्रेजेंटेशन ला के दीजिए, ये करना, ये जी कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, तो ये नारे वारे तो हम सुन सुन के यहाँ तक आ ही गए ना। असल में वो साइकी को समझते हैं जो हमारे रीजन की, और ख़ासकर हमारे पाकिस्तान में हम रहते हैं, यहाँ की बात करें ना, यहाँ की साइकी क्या है। एक आदमी वोट मांगने आता है V8 में, उसके पीछे भी लाइन लगी होती है 6-8। साइकी ये है कि इधर V8 देखी नहीं, पूरा मोहल्ला जमा हुआ नहीं। अच्छा, इलाके की भी तखसीस नहीं, यहाँ डिफेंस क्लिफ्टन वो जो बहुत इस तरह के इलाके उनको छोड़ दें, बाकी तो वो कोई जो है ना गुलिस्तान जौहर में इधर गुलशन में भी आएगा तो वहाँ भी देखें भाई कौन आया हुआ है। ठीक है, अब वहीं एक आएगा बेचारा सादी सी कार में, मैं वोट मांगने का, उन्होंने कहा हटा यार ये इसके बाद अपना नहीं है, ये थाने में हम इस नेचर से अभी तक नहीं निकले कि यार ये मेरे घर में इंतकाल हो गई है, मैंने नहीं आया, पे क्या वो इस काम के लिए है, उसको उसका काम करने। अभी तक हम लोगों को यही नहीं बता सकें कि काउंसलर्स का क्या काम है, बल्दियात का क्या काम है, और नेशनल असेंबली में बैठे हुए लोगों का क्या काम है। तो वो मेरे से कह रहे थे रोड बनाओ, अब वो भाई उसका काम नहीं है। लेकिन अब मसला ये है कि जो साइकी है ना, वो भी उसको कहता है ये पॉपुलर नैरेटिव के ख़िलाफ़ मैं कैसे जाऊं। तो अभी भी आपने देखा कि मुल्क भर में बहुत सारी जगहों पे रोडें बनाकर MNA उनका वो ले रहे हैं क्रेडिट, देखो हमने पार्क बनाया, हमने रोड बनाई। क्यों? वो उसको पता है अगर वो ये बोलेगा मैंने कानून साजी की, मैं उस पर गया तो लोग नहीं मानेंगे। तो हमारा जो एक साइकी डेवलप हुई है वो इसी तरह की फूं फां जिसको कहते हैं ना, जो शशके जिसको कहते हैं, वो हमें पसंद है, भड़के पसंद है। सुल्तान राय क्यों हिटते मरहूम, इसी वजह से ना। एक पूरा कल्चर जो फिल्मों का कल्चर था वैसे ही तो नहीं दिखाते थे, वो कहीं ना कहीं उसमें हकीकत थी ना। तो भाई वो कल्चर हमारी सियासत में ही मौजूद है, वो हर जगह भड़कों कल्चर नज़र आते, एक से बढ़कर एक, जो जितनी भड़क मारते। जो याद है एक ज़माने में टॉक शोज देखते थे, भाई वो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, ऐसी अगले की वो, तो भाई ये मिजाज है, ठीक है ना। तो जब इस मिजाज को बदलने में वो कहते हैं कि मिजाज सदियों में बनते हैं, सदियों में तब्दील होते हैं, अपनी बारी में तो क़यामत आ जाएगी मिजाज नहीं बदलेगा। बिल्कुल, तब्दील की आपने बात की तो जहन में तब्दीली आई। तो अभी जिस तरह की तब्दीली आई, आते आते रह गई, और अभी जो मामला चल रहे हैं, आप इनको किस तरह देख रहे हैं एज अ जर्नलिस्ट में? और आप ज़ाहिर PTI को कवर करते हैं, तो आपका क्या नज़रिया तो खैर नहीं, नॉट द राइट वर्ड, आपका अंदाज़ा क्या है? अच्छा देखिए, सिर्फ अंदाज़ा ही है, और एक ज़रूरी नहीं कि वो ठीक ही हो, क्योंकि जो एंकर भाई करोड़ रुपया लेता है वो भी अंदाज़ा ही दे रहा होता है, तो हमारा भी छोटा मोटा चल जाना चाहिए। मेरा ख्याल है तो जो तब्दीली हुई, सीधी सी बात है, किसी को तवक्को ही नहीं थी। किसी सहाफ़ी को इस्लामाबाद में रहते हुए पता नहीं था कि यार ये बैकग्राउंड में हो क्या रहा है, यानी महीना भर पहले ही पता चला। अब इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि खान साहब की जो गवर्नमेंट थी, यानी वो लोगों ने उनको वोट दिया, उनके बड़े चाहने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन ये हकीकत है कि उनकी गवर्नमेंट जो थी वो उस तरह से पॉपुलर नहीं रही थी, डिलीवर वो नहीं कर सके थे, या फिर अगर उन्होंने कुछ काम किए थे तो वो उसको भी नहीं बता सके थे। उनके जो उन्होंने वज़ीर बनाए थे, उनकी टीम, वो हुकूमत के वज़ीर कम और अपोजिशन लीडर ज़्यादा लगते थे। ठीक है ना, वो वज़ीर होते हुए कहते थे उसने ये करप्शन कर लिया, हम यूँ पकड़। भाई आपका जो मतलब 3 साल भी हो गए उस पर भी ये कि उन्होंने ये किया, आपको टाइम हो गया, काम था अपने जो आप इस्लाहात, खान साहब इस्लाहात नहीं कर सके थे, पुलिस रिफॉर्म्स उनको करनी चाहिए थी, इस तरह बहुत सारी चीज़ों में वो बहरहाल नाकाम रहे। उनका एक फ़ोकस ये था कि वो एहतसाब करके करप्ट लोगों से पैसे निकाल लेंगे। बैड लक ये रही कि वो भी उस तक नहीं पहुँच सका। अच्छा, ये तब्दीली क्यों हुई, क्या हुई, मुख्तलिफ बातें हैं। यानी मैं ख़ुद इस पे हैरान था कि खान साहब की गवर्नमेंट इतनी पॉपुलर नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि आपको याद होगा फ़ैब में इन्होंने एक सिंध हुकूक मार्च किया था सिंध में तो उसमें जब ये क़ायदाबाद पहुँचे थे 8-10 दिन के बाद, तो वहाँ जलसे में मुश्किल से कोई 1500 या 2000 बंदा खड़ा था। वो भी क़ायदाबाद इसलिए चुना, तो ने कहा यार बहुत सारे पश्तून भाई घूम रहे होंगे, माहौल बन जाते थे, आप तो कोई भी तो। लेकिन उसके बाद जब 16 या 17 अप्रैल को कराची में जलसा होता है तो आपने देखा कि कितने लोग थे। बिल्कुल। तो ये सारी जो क्रेडिट गोज़ टू उधर उन सबको जाता है। लेकिन जो नैरेटिव वहाँ से आ रहा है ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन जो हम उनसे बात करते हैं पोजीशन के लोगों से जो अब गवर्नमेंट में, वो ये कहते हैं कि वो जो एक बड़ी तैनाती होनी थी, वो ये समझते थे कि खान साहब वो तैनाती कर जाएंगे तो फिर हम अगले 10 साल इस पूरी मंजरनामे में नहीं होंगे, तो उसके लिए हमने ये कड़वा घूंट पिया। मे बी कि ये मिसकैलकुलेशन हो गई है, क्योंकि जिस तरह लोग निकले, अभी तो एक बड़ी तादाद में लोग निकले, हालांकि लोग कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद या उसमें जो अभी वो उसमें उतने लोग नहीं निकाल सके। मेरा ख्याल है मज़ाहमत के लिए फिर इतने ही निकलते हैं उस्ताद। यहाँ होता है ना प्योर पता होता है डंडा मार खानी है, तो मार खाने के लिए तो नहीं आते हैं ना, वो इतने ही आते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा कम हो गए। तो कराची में मैं था नुमाइश चौरंगी पे, मुझे बड़ी हैरत हुई
यानी बिल्कुल आम लोग थे, यानी वो इतने सादे थे कि वो डायरेक्ट ना नुमाइश चौरंगी पहुंच गए। हालांकि सियासी कारकुन ना किसी जगह का तयन करता है, तो जो पार्टी वर्कर था वो नूरानी कबाब पहुंचा, फिर वहाँ से जमा हो के आए। जो आम लोग थे बेचारे खवातीन वो आ गए वहाँ, तो वो वहाँ पिटे भी, मारे भी खाए, डंडे भी खाए उन्होंने, जो है ना शेल भी उनके ऊपर फेंके गए, तो वो वहाँ मौजूद रहे। लेकिन अब अगर ये चीज़ डिले होती चली जाती है, अब ये जो हमदर्दी की एक पूरी लहर मौजूद है, अब ये वोट में क्या खान साहब के लिए पहली तरह से तब्दील होगी या नहीं, ये वही वाली बात है कि आने वाला वक्त बताएगा। आसान सा जुमला है, बंदा जान छुड़ा लेता है। इस वक्त तो पॉपुलर तो है ना, हर जगह उनकी एक वाह वाह हो रही है। खुद मैं घर जाता हूँ, मेरी अम्मी जो है ना दिन भर ये सारे यूट्यूब सुन के 10 सवाल उनके तैयार होते कि यार ये हो गया, ये हो गया। अम्मियों में तो बहुत पॉपुलर है, बहुत। हाँ, वो यूट्यूब देखती रहती हैं और खान साहब को पता है कि भाई ये काम की चीज़ है। ये इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, इन्होंने इसकी तरफ नहीं तवज्जो दी। मुझे ये चीज़ बताएं कि सोशल मीडिया का एक बेहतरीन इस्तेमाल हमने देखते हैं ओबामा ने किया था, जिसकी वजह से वो इक़्तिदार में। उसके बाद जो अच्छी मिसाल जो हमें सामने देखने को मिलती है वो पीटीआई है। उन्होंने सोशल मीडिया को बहुत पहले पेनिट्रेट किया। अब उसमें अब आप बोलें कि वो गालम गलोच फौज डाली है, जो भी है जिस तरह से भी, मगर एक हद तक उन्होंने अपने महाज बड़े सॉलिड वहाँ रखे हुए थे, किसी और पार्टी को स्पेस लेनी थी। दूसरी पार्टी जो हम देखते हैं उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और उनके पास वसाइल की भी कोई कमी नहीं है, मगर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया भी पिछले दिनों में देख रहा था, मरीम नवाज साहिबा कहीं से लाइव थी, 832 लोग देख रहे थे। मतलब एक तरफ कहते हैं कि जी वो आने वाले वक्तों की गालिबन वज़ीर आज़म होंगी और 800 बंदा उनको देख रहा है लाइव। इधर खान साहब होते हैं लाइव तो 1.5 लाख तक फिगर भी गया। उसकी वजह है कि उनका सोशल मीडिया बहुत मुतहर्रिक है। तो ये पार्टीज़ क्यों नहीं अभी तक समझ पाई इस पावर को? ये क्या अभी तक पीटीवी के दौर में रह रहे हैं या अखबार में इश्तेहार? अखबार कौन पढ़ता है आजकल? नो डिसरिस्पेक्ट, ज़ाहिर आप जर्नलिस्ट हैं, मगर अब आप देख रहे हैं कि वो एक शिफ्ट आया है, नई नस्ल अखबार नहीं पढ़ती। तो ये बड़ी बड़ी पार्टीज़ ये क्यों नहीं अभी तक समझ पाई, या कोई कंसल्टेंट क्यों नहीं हायर कर पाए बाहर से, जो पीआर कंसल्टेंट हो या सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट हो? तो ये नुकसान तो ही नहीं कहीं हो रहा है? क्या लगता है आपको? अच्छा, ये बिल्कुल पीटीवी के दौर में रह रही हैं। हुआ ये था कि जब मियाँ साहब 90s में गवर्नमेंट में आए थे, पीपल्स पार्टी होती थी, तो उस वक्त ना मखसूस किस्म के कॉलम निगार होते थे जो इन पार्टियों की पीआर करते थे। पीपल्स पार्टी की भी और मुस्लिम लीग की भी किस्से कहानियाँ बहुत सारी मौजूद होती थी। तो उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो चंद एंकर्स पे वो काम कर लेते थे, तो ये लोग ना उसमें रहे। अच्छा, खान साहब उस ज़माने में खज्जल ख्वार हो रहे थे, ठीक है, वो जाते थे, वो उन्होंने क्या किया, फ़र्क क्या था, 3 चीज़ों का फ़र्क। खान साहब मेट्रो न्यूज़ में भी बैठे, हाँ, वो हर जगह बैठे, आप उसको छोड़ें। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, 2008 में एक बार आए थे, तो हम इनको कवर करने तब भी जाते थे ना, तो इनके साथ एक दवा खान साबिर होता था और वो कराची टीम 2-3 लोग। तो हम जब गए तो उसके बाद हुआ ये आपका मियाँ वाली हाउस नहीं, ये इनका प्रोग्राम था यहाँ पर रिंछोड़ लेन में ही था। अच्छा, ये एग्जैक्टली उस जगह का नाम मैं भूल गया कि जहाँ पर जिस जगह पे कैंपेन की थी, मेरा भाई भी गया था, ठीक है। अच्छा, अब जब हम वहाँ पहुँचे तो हुआ ये कि जनाब अली खान साहब पहले पहुँच गए, लोग नहीं थे। अब क्या हुआ, वहाँ एक छोटा सा दफ्तर था, उस दफ्तर में खान साहब भी बैठ गए, हम भी बैठ गए। हमने पूरा 1 घंटा इंतज़ार किया लोगों का। उसके बाद जो वहाँ कॉर्नर मीटिंग टाइप की थी, और फिर वहाँ जो है ना वो लोग आए, फिर खान साहब ने खिताब किया और फिर वहाँ से वो निकले। खान साहब ने नौजवानों को फोकस किया, खान साहब ने ओवरसीज़ को फोकस किया, खान साहब ने इंटरनेट को फोकस किया। ये तीनों वो चीज़ें थी जिसको ना पीपल्स पार्टी ने फोकस किया, ना पीपल्स मुस्लिम लीग ने किया, उनकी तवज्जो ही नहीं थी। बेसिकली ये एक रिवायती सियासत और गैर रिवायती सियासत का टकराव था। यानी वो लोग खान साहब ने सियासत में मुतारिफ़ कराए जो बिल्कुल बाहर बैठे रहते थे, वो इस सर्किल में इन हुए, आम लोगों को उसमें टिकट्स भी मिले, वो चीज़ें भी हुई, तो मार भी खा ली अब पीटीआई ने। वो लवाजमात अब तकरीबन पूरे हो गए, और अब तो वीगो वालों को भी बुरा भला कह रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हो गई हैं, जिसको कहते हैं ना सियासत के जो पूरे 12 मसाले होते हैं। अब खान साहब की गिरफ्तारी और जेल शेल रह गई है, तो हो जाएगा, तो जिसको कहते हैं ना पूरा हो गया। तो ये इनका एक ये मामला था कि ये ना एक ख़ास चीज़ों पर इन्हिसार करके बैठे होते थे, और इन्होंने जो ये सोशल मीडिया या इंटरनेट का इनकलाब था ना, इससे ये लाइल्म रहे, और वो अभी यानी बेखबर है। अभी भी आप देख लें, यानी अब तो नून लीग के कुछ लीडरशिप हुए, पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ही फारिग है ना, सोशल मीडिया पे है ही नहीं, और न होने के बराबर है। मुस्लिम लीग में तो चलो आपको फिर कोई 4-6 दाने लीडरशिप मिल जाती है कि चलो यार वो मौजूद है।
तो ये इन्होंने, जिसने इस चीज़ को इग्नोर किया तो वो मार खा गया, वो पीछे रह गया। पीटीआई ने इसका बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल किया, उसको रिजल्ट भी मिला। इनको बच्चे फोकस किए हुए थे खान साहब ने, नौजवान यंगस्टर, भाई बड़े तो उन्होंने होना है ना, कब तक बच्चे रहेंगे। तो बच्चे बड़े हो गए और बड़े हो गए बड़ों के मुंह को आ गए। हाँ, और ये जो हम देखते हैं फैज़ भाई, हमने इस मुल्क में ज़िंदगी गुजारी है, हमने ज़ाहिर है एक आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं मुख्तलिफ इदारों के साथ, मगर एक रिस्पेक्ट का लेवल तो रहता ही है ओवरऑल, क्योंकि आप किसी इंडिविजुअल के काम पर या किसी इंडिविजुअल की क्या कहते हैं इसको, एक बड़ा वर्ड होता है, एडवेंचर्स की बुनियाद पे आप पूरे इदारे को बुरा भला नहीं कह सकते, नहीं समझ सकते। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बच्चे जो हम शायद नाम भी ना ले सकें बाजवा साहब का कभी, मतलब चाहे पॉजिटिव में या नेगेटिव में, बच्चे बैनर लेके सड़कों पे खड़े हुए थे। और ये आया कहाँ से? असल में वो कहते हैं ना, जवानी बड़ी मस्तानी होती है, पता चलता नहीं है। तो वो ये हो गया, देखें उनको अपनी ताकत का पता है। जो ये जलसे शुरू हुए उसके बाद खान साहब लोग, एक यंगस्टर, वो जिसको कहते हैं ना कि ये शुरू तो बेसिकली, मैं आपको सही बात बताऊं, बहुत अरसे से था। यानी हमारे इदारों के ख़िलाफ़ या उनकी कुछ पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बहुत अरसे से बात होती थी। बलूचिस्तान में होती थी, उधर KPK में होती थी, PTM करती थी, लेकिन वो ये था कि उनका ना सर्किल इतना बड़ा नहीं था। फिर जब मियाँ साहब ने बाकायदा नाम लेना शुरू किया, बाजवा साहब का नाम पहली बार तो मियाँ साहब ने लिया ना, जो इलेक्शन हुआ उस हवाले से उन्होंने बोला हमारे वोट चुरा लिए गए और वोट को इज़्ज़त और ये वो। फिर इसी तरह से कराची में भाई ने भी नाम शाम ले लिए थे। तो ये एक माहौल जिसको कहते हैं ना, उसकी बेस बनी हुई थी। और उस बेस के ऊपर जब ये इनकी PTI के साथ हुआ ना, देखें PTI तो जिसको कहते हैं कि ISPR से बढ़कर ISPR की जंग लड़ता था। तो इन्होंने ये देखा कि यार ये हमारे साथ क्या हो गया, और इन्होंने कहा कि यही जिम्मेदार हैं। तो फिर वो उन्होंने जो कुछ किया वो आपके सामने। तो ये इनके अंदर खौफ नहीं है, एज का भी फैक्टर होता है। और फिर जब इतनी सारी आवाज़ें उड़ जाती हैं ना, तो वो वही वाली बात थी, वो नहीं था कि कितने डाले लाओगे। हाँ। तो ज़रा मुश्किल हो जाता है थोड़ा ना, फिर उसको मैनेज करना पड़ता है कि भाई एक तो ज़रा थोड़ी आवाज़ों को चुप करना थोड़ा सा आसान होता है। अब जब इतने हज़ारों लाखों बंदा बोलने लगेगा तो वो ट्रेंड देखे ना, कितने दिनों ने ट्विटर पे बना कर रखा, 10-12 दिन तो ट्रेंड रहा है। मुश्किल चीज़ें थी। तो वो जब इतनी आवाज़ें हो जाती हैं तो फिर उसको आपके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। अभी आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अभी फॉर एग्जांपल अगर हम 3 महीने 6 महीने में इलेक्शन में जाते हैं तो फिर वही मिक्स प्लेट बनेगी, टूटी फूटी सीटें मिलेंगी, इत्तेहाद होंगे, फिर वो ब्लैकमेल होते रहेंगे, हम छोड़ के जा रहे हैं, मतलब ये लंगड़ी जमहूरियत ही रहेगी हमारे यहाँ, यानी फिर कोई तसलसल नहीं रहेगा किसी चीज़ का। लेकिन सियासी इस्तेहकाम तो ज़रूरी है ना। प्रॉब्लम ये है कि हम 75 साल से यही कुछ देखते चले आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, हम इत्तेफाक करें या इख्तिलाफ़ करें, बड़ी एक तल्ख़ हकीकत है कि अगर आप 99 से ये 2022 तक देख लें, 99 में हमारे आर्मी चीफ़ थे वो परवेज़ मुशर्रफ साहब, और फिर उसके बाद वो रहे, हालांकि वो उनको बनाने की कोशिश की गई थी ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को, लेकिन वो चंद घंटे भी नहीं रहे और उनको तो दौर काबिल ज़िक्र नहीं। परवेज़ मुशर्रफ, फिर कियानी साहब, और फिर राहील शरीफ साहब, और फिर बाजवा साहब, ये कोई 4 लोग बनते हैं। अब इसी दौरान के वज़ीर आज़म भी गिन लें आप, ठीक है, तो एक मतलब यानी लाइन लगी पड़ी है, कोई 7-8-10 वज़ीर आज़म बनते हैं जो इस दौरान साहब के सामने बने, ठीक है ना। तो ये जो एक मामला है ना, जब तक आप देखें हुकूमतों को काम करने देना चाहिए। जब ये गवर्नमेंट इनकी खान साहब की थी, मैं तब भी इस ख्याल का हामी था कि खान साहब को मुद्दत आप पूरी देखें, सारा करने दे दिया था, ये आखिरी साल भी करने देते। हमारे यहाँ वज़ीर आज़म दरमियान में, आप मुझे बताएं इस तरह की पॉलिसी पे कौन इन्वेस्टमेंट करेगा भाई, कौन पैसे लगाएगा? मुल्क चलते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, कोई इंडस्ट्री बनती है, लेकिन इन हालात में तो जो आपका मुल्क का अपना बाशिंदा है वो पैसे लगाने को तैयार नहीं है, बाहर से क्या इन्वेस्टमेंट आएगी? तो ये सबके सोचने का काम है, हमारे इदारों का भी, सियासी लोगों का भी। एक जिसको कहते हैं ना ग्रैंड डायलॉग, इस मुल्क की बहुत पहले से ज़रूरत थी, अभी तक है। पार्लियामान में होना चाहिए वो डायलॉग, इदारों सियासतदानों के बीच में होना चाहिए। एक नया मुआहदा बनाएं, पुरानी बातों से निकलें, अपने जिसकी जो गलतियाँ उसका एतराफ़ करें और आगे बढ़ें। जब आप नए सिरे से आगे बढ़ेंगे तो शायद कोई बेहतरी आ जाए, वरना जो मिक्स प्लेट वाला मामला है ना, जिसको कहते हैं, ये दायरों का सफ़र है बेसिकली। जो हम बैड लक ये है कि पिछले 75 साल से एक दायरों का सफ़र है, हम उससे निकल नहीं पा रहे, तो आगे भी इसके कोई बहुत ज़्यादा इम्कानात तो नहीं नज़र आ रहे। सही। अच्छा फैज़ भाई, थोड़ा आपकी किताब से रिलेटेड बात करेंगे। ड्यूरल लाइन का कैदी आपने किताब लिखी, तो उसके बारे में ज़रा हमारी ऑडियंस को बताएं, अपना आपका जो भी आपका हुआ। अभी वो दरअसल
2014 की बात है। इत्तेफाक से आजकल की तरह उन दिनों में भी टीटीपी के साथ गवर्नमेंट के मुज़ाकरात हो रहे थे, तो मैं बस उसको कवर करने के लिए गया। मुझे एहसानुल्लाह एहसान ने अप्रोच किया था, तो एहसानुल्लाह एहसान ने मुझे पेशावर बुलाया। पेशावर एयरपोर्ट पे टीटीपी के 2 लोग खड़े हुए थे मुझे लेने के लिए, मैं उनके साथ चला गया। मेरा ख़्याल था कि खैबर एजेंसी और अगज़ी एजेंसी या वज़ीरिस्तान वगैरह में ये इंटरव्यू होगा, तो वहाँ खैबर एजेंसी पहुंचकर तोरखम पहुंचकर उन्होंने बताया यार वो लोग इधर थे, अभी 2-4 दिन पहले दोबारा वहाँ चले गए, तो ये लोग तो आते जाते रहते थे। तो उन्होंने कहा यार अब क्या प्लान है। मैंने कहा यार डॉक्यूमेंट्स है नहीं, पासपोर्ट है नहीं। उन्होंने कहा यार हम तो ऐसे ही जाते हैं, तुम भी चलो। तो मैंने कहा यार मैं कराची से इतनी दूर आया हूँ, अब मैं बग़ैर ख़बर लिए वापस जाऊंगा, ये तो अजीब सा हो जाएगा ना। सहाफ़ी तो बुनियादी तौर पर अच्छे बड़ी ख़बर के पीछे, तो वो लालच था ख़बर का। तो उस लालच में मैंने जो है ना आंखें बंद की और मैं पाकिस्तान से पैदल चलता हुआ अफ़गानिस्तान में चला गया। ना यहाँ किसी ने रोका, ना वहाँ किसी ने पूछा। इतना खुला सीन? हाँ, इतना खुला सीन। तब तो कुछ सख्ती हो गई है उस ज़माने में तो ऐसा ही था। अच्छा, आपने अपने इदारे को बताया था आप कहीं जा रहे हैं या फैमिली को? अच्छा, इदारे को मैंने ये तो बताया था कि मैं इंटरव्यूज़ करने जा रहा हूँ। मुझसे उन्होंने पूछा था सेफ़ है, मैंने कहा मैं पाकिस्तान की हुदूद में हूँ। लेकिन ये जो फ़ैसला था ये बिल्कुल वहीं पर मैंने लिया कि नहीं यार अब खैर है, करते हैं लोग करते हैं, अब सहाफ़ी ये रिस्क नहीं लेगा, कौन लेगा। तो बहरहाल फिर मैं वहाँ चला गया। वो एक लंबा सफ़र था। एहसानुल्लाह एहसान मेरा मेज़बान था, मैंने 4 दिन उसके साथ गुजारे। मिले उनसे? हाँ, वो मेरा मेहमान था भाई। सर पे रोटियां लग के लाता था और फिर दस्तरखान पिछता था। अच्छा। खाने खाते थे, बकरे शकरे कटे थे, तो बड़ा एक मेहमान नवाजी हुई थी। तो वो 4 दिन की मेहमान नवाजी थी। फिर उसके बाद मुझे अफ़गान गवर्नमेंट जो उस वक्त थी, हामिद करज़ई साहब थे, तो उनकी जो इंटेलिजेंस थी उसने मुझे गिरफ़्तार कर लिया। वो जो लापता नहीं कर देते वहाँ ले गए थे, एक सेल में रखा उन्होंने 15 दिन। फिर वहाँ से जलालाबाद अफ़गानिस्तान के एक बड़ा तारीख़ी शहर है, मशहूर शहर है, निंगरहार प्रोविंस जो हमारे खैबर एजेंसी के बिल्कुल साथ है, उसकी जेल में मैंने फिर बाकी कोई 4.5-5 महीने गुजारे। सज़ा हो गई मुझे। यहाँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, इंटरनेशनली उस पर बात हुई। फ़ाइनली मलाला यूसुफ़ज़ई मेरे मामले में आई, उन्होंने जो है हामिद करज़ई से रिक्वेस्ट की, तो फिर मेरी रिहाई हुई। अरे वाह। हाँ, तो उस सब लोग कहते हैं मलाला ने क्या किया आज तक, ये किया भाई। तो वो ज़ाहिर सी बात है, देखें किसी के नज़रियात से आप इख्तिलाफ इत्तेफाक करें। हमारा प्रॉब्लम ये है जुनैद भाई कि हम लोग ना बड़े इंतहा पसंद है। मतलब हम जब एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं ना, हमारी सियासत में भी यही सूरत हाल है, मज़हब के मामले में भी हम ऐसे, बल्कि दुनियादारी आम मामलात में हम इंतहा पसंद लोग हैं भाई। तो वो जो है ना मलाला, आपको पता है मलाला यूसुफ़ज़ई का नाम लेने के बाद फिर क्या होता है। तो भाई मेरी रिहाई में बहरहाल उनका रोल था। उनके सारे नज़रियात से इत्तेफाक रखना इदारे की जिम्मेदारी नहीं है, मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो बात है तो वो मेरा ख्याल उसका करना चाहिए। आपको पिक कहाँ से किया? वो एहसानुल्लाह एहसान वहाँ से आप निकल चुके थे फिर आए? अच्छा, जब मैं वहाँ एंटर हुआ तोरखम से, तो वहाँ तोरखम से एंटर होते ही थोड़ा सा आगे जाते एक बड़ा सा मैदान है, राइट साइड पे पड़ता है। तो उस मैदान में ना मज़ार शरीफ, हेरात से लेके काबुल और जलालाबाद हर जगह की गाड़ियाँ मिलती हैं। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ जो वो टीटीपी के लोग मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे वहाँ पर एक ड्राइवर के हवाले किया। वो ड्राइवर मुझे लेकर चला और कुछ रस्तों से घंटा भर की ड्राइव की उसने। वहाँ से जो मेन ये शाहरा कहलाती है जलालाबाद काबुल शाहरा, उस पे जाते हुए राइट पे हमने टर्न ले लिया था। अब कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए हम एक जगह पर पहुँचे। तो फिर वहाँ उसने मुझे कोई पॉइंट था वहाँ उतारा। तो वहाँ थोड़ी देर में मैंने देखा कि टीटीपी के 2-3 लोग आ गए, उनके पास वेपन्स भी थे। उन्होंने मुझे रिसीव किया, फिर मैं उनके साथ कोई पैदल चलना शुरू हुआ। थोड़ी देर के बाद देखा वहाँ कोई दरिया या नदी जैसी थी जिसके अंदर कश्तियाँ चलती थी। तो उन्होंने अपनी 125 बाइक, मुझे और वो ख़ुद भी बैठे, तो कश्ती पूरी डोल गई। मैंने कहा भाई ये कैसे जाएगी? उन्होंने कहा ऐसी जाएगी। फिर वो कश्ती में सफ़र शुरू हुआ हमारा। कोई मेरा ख्याल है आधे घंटे 35 मिनट का वो रास्ता था। वो जब कश्ती से हम साहिल की तरफ पहुँचे, वहाँ उतरे, तो आगे एहसानुल्लाह एहसान साहब मौजूद थे। तो उन्होंने मुझे वेलकम किया। तो वहाँ उन्होंने फिर मुझे वो ड्यू पिलाई। मैंने कहा मुझे समझ आया इसके जो ऐड भी ऐसी हैं, उल्टे सीधे ना। तो वहाँ बड़ा अफगानिस्तान ड्यू मिल रही थी। अरे भाई वो इतने शौक, पहले तो मुझे स्ट्रिंग पिलाई इन्होंने, उसके बाद ड्यू दी। तो मुझे ड्यू बड़ी मकबूल, हालांकि उसका टेस्ट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो एक ने मुझे बोला यार ड्यू ना अंगूर के साथ पीने का बहुत ही मज़ा है। मैंने कि कोई जायज़ किस्म की शराब तुमने ढूंढ के निकाली है शायद। कहा नहीं, बड़ा मज़ा। अच्छा, कौन सा महीना था ये?
अप्रैल था। अच्छा। बल्कि ये जो मई है तो ये बड़ी गर्मी मैंने जलालाबाद की जेल में गुजारी। हाँ, मैं यही सोच रहा था मौसम कौन सा था। अच्छा, बड़ी जलालाबाद बड़ा एक गर्म शहर है ना, तो जेल जो है ना, मैं कहता हूँ आदमी को ज़िंदगी में 1 महीना जेल में गुजारना चाहिए। आपको लग पता जाता है आप ऐसे, यानी आप यानी जेल में जाकर आप एक ही चीज़ सोचते हैं, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगा। बाहर आने के बाद फिर आप सोचते हैं कि अब मैं और क्या क्या करूँगा। ठीक है, देखें, जब आप अपनी मर्ज़ी से उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं, ये कहना बहुत आसान है। जो मैंने बातें गिनवाई है ना, प्रैक्टिकली ज़रा करना शुरू कर दें। और गर्मी है, अब वो देखें जिस कमरे में हमें रखा था वो 12 लोगों की जगह थी और उसमें 22 लोग रहते थे। अच्छा, मैं जब शुरू में गया, देखें जेलों का जो माहौल एक दिखाया जाता है ना, तो उससे मिलता जुलता होता भी है। सही। जो फिल्मों में हम देखते हैं। सही। अब मैं जब वहाँ उसमें पहुँचा कमरे में, तो वहाँ सूरत हाल ये थी कि बेड लगे हुए थे ऊपर नीचे, तो वो जो 10-12 लोग थे वो तो वहाँ सो रहे थे। वो सारे, तूने क्या किया, वहाँ भी मैं कत्ल करके आया हूँ, तूने क्या किया भाई, ये इसने ये किया, अजीब व गरीब लोगों के साथ। अब आप अब वो वहाँ कारपेट बिछा हुआ था, ये मुझे बाद में पता चला कारपेट है, क्योंकि खाना वहीं खाते थे, वो तेल निकल निकल के उसने उसका कलर ही चेंज कर दिया था। आप मुझे ये बताइए, मैं वैसे ही आप पूछ रहा हूँ, आप कारपेट के ऊपर पैर आपका पड़े, चिपचिपाहट हो, कैसा फील होता है? आप कहते हो ना यार मैं क्या करूँ, और वहाँ आपको सोना पड़े, वहाँ आपको उठना पड़े, वहीं जागना पड़े, 10-10 दिन नहाने की जगह ना हो, जब आप वॉशरूम जाएँ आगे से 16 बंदा खड़ा हुआ हो। मतलब ये नहीं ये कहना बहुत आसान है, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ जो है ना फेस की। और फिर आप जेल कोर्ट लेके जा रहे हैं, हाथ आपके बंधे हुए जंजीरों में, पैरों में वो बेड़ियाँ हैं और चल भी नहीं सकते। ऊपर से वो कह रहे हैं तेज़ चलो, आहिस्ता चलो। दरवाज़ा उबूर कर रहे हैं तो पैरों में ज़ख्म हो रहे हैं। फिर वहाँ आप खड़े हो रहे हैं कोर्ट में, आपको बातें अलग सुनने को मिल रही हैं कि जासूस आ गया पाकिस्तानी, फिर जो उन्होंने कहा ISI का जासूस है, और फिर सज़ा आपको हो जाए। अच्छा, ये बात बताएं, जब आप यहाँ से क्रॉस कर रहे थे तो मतलब हमारी एजेंसियों को नहीं पता था बंदा जा रहा है आ रहा है, या मतलब वो तरीके से लेके गए? हज़ारों लोग आ जा रहे थे ना। देखिए, ये बहुत एजेंसीज क्या हैं, वो तो एक आपके सामने एक रोब है ना, एक भरम है कि यार देख रहे हैं। हाँ। प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। हाँ, ऐसे ही तो वो चूँकि हमारा बॉर्डर बड़ा सॉफ्ट है, वहाँ से लोग आते रहते हैं, रिश्तेदारी हैं, एक ऐसा सिस्टम है कि उसको मैनेज करना इतना आसान नहीं। अब इन्होंने कर लिया है, अब तो मैं उसके बाद नहीं गया उस तरफ। अब तो मैनेज हो चुका है, बहुत बाढ़ लग गई है और एक सिस्टम बना दिया। उस ज़माने में तो मैं इधर पाकिस्तान से निकला और 5 मिनट बाद में अफ़गानिस्तान में था, मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं कुछ। और सोचे ये साल से ये प्रैक्टिस रही है उस पूरी ड्यूरन लाइन की। हाँ, ड्यूरन लाइन पे ऐसी है, चमन बॉर्डर आपका ऐसे ही है। और अब तो खैर चीज़ें अब बेहतर हो गई हैं वैसे। तो मतलब इतनी मार खाने के बाद हमें ख्याल है यार यहाँ कुंडी लगानी है। बस वो बहुत सारे पॉलिटिकल मसाइल हैं उसके पीछे ना, कि उसका एक पूरा फ़लसफ़ा है ड्यूरन लाइन का, और वो एक अलग एक मसला है हमारे लिए। अच्छा, वो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे कॉमन फ्रेंड उज़ैर सलार साहब जी, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट लिखी थी कि इंडिया वाली साइड से भी बाढ़ इंडिया ने लगाई है और अफगानिस्तान वाली साइड से अफगानिस्तान ने लगाई है। तो यानी मसला हम में ही कुछ है कि लोग हमारे लिए बाढ़ें लगा रहे कि भाई नहीं चाहिए उधर ही। नहीं, अफगानिस्तान वाली साइड से तो हमने बाढ़ लगाई है, क्योंकि वो तो क्लेम करते हैं हमारी जगह है ना। बहरहाल देखें, जब तक हमारे हिंदुस्तान से, अफ़गानिस्तान से, ईरान से इनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे ना, आप आगे नहीं बढ़ सकते। देखें, हम आइसोलेट होकर तो नहीं रह सकते ना, बाढ़ लगा के कब तक रहेंगे भाई, ये हल नहीं है। यानी हिंदुस्तान को भी, अफ़गानिस्तान को भी और पाकिस्तान को भी होता ही है कि तजुर्बे से कोई किसी के सीखता नहीं है। लेकिन इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, गवर्नमेंट चला रहे हैं, थिंक टैंक्स हैं। यार यूरोप भी तो लड़ते थे ना कुत्ते बिल्लों की तरह, कितनी जंगें की हैं उन्होंने। फुटबॉल मैचों पे उन्होंने, हमने तो चलो फिर कुछ रीज़न था, उन्होंने तो फुटबॉल मैचों पे जो है ना कई साल की जंगें, लाखों लोग, करोड़ों लोग मर गए। पूरा आप देखते नहीं, उनका सोशल सिस्टम सारा जो है ना डैमेज हो गया। लेकिन फाइनली उन्होंने फिर की दोस्तियाँ। आज आप स्पेन से ट्रेन लो, आप उतरते हो पता नहीं कहाँ, कोई पूछता ही नहीं। वो खिलाफत का देखा जाए तो यही तो कोई कॉन्सेप्ट था ना, इसी तरह का था ना। तो यार हमारा तो जो है ना हिंदुस्तान के साथ भी अच्छा, ये कश्मीर का मसला आप हल करें, बिजनेस करें उनके साथ, अफगानिस्तान के साथ करें, ये रीजन उठेगा। ये और जो सिल्क रूट जो था वो ईस्ट टू वेस्ट ही था, बंगाल से लेके काबुल और फिर काबुल से सेंट्रल एशिया जाता था। बिल्कुल, ये तो नॉर्थ टू साउथ कभी रहा ही नहीं, जो भी हम देख रहे हैं सीपैक को करना चाह रहे हैं, तो हमेशा ये ट्रेडिशन रूट था। अच्छा, आपको ड्यू पिलाई उसके बाद फिर ड्यू पिलाई, फिर मुझे एहसानुल्लाह एहसान ने अपनी गाड़ी में बिठाया। इनकी गाड़ियाँ बड़ी मखसूस होती हैं, वैसे उसको सलाचा कहते हैं, ये यहाँ कोई टोयोटा कंपनी की गाड़ी है,
बड़ी पसंद थी तालिबान को ना वो गाड़ी। शीशे उसके काले थे, तो वो जा रहा था स्पीड में गाड़ी चला रहा था। फिर जो जिस जगह मुझे गांव एक था वहाँ पहुँचा तो वहाँ स्पीड स्लो कर दी। तो मैंने कहा बहुत स्लो कर दी। कह रहे नहीं यार, हमने एक तंजीमी तौर पे पाबंदी है कि यहाँ से 20 किलोमीटर, क्योंकि धूल उड़ेगी लोग परेशान होंगे। मैंने कहा वाह भैया, अजीब अजीब कानून है आपके। खैर वहाँ उनके चले गए, कंपाउंड था वो, टीटीपी का वहाँ पे मरकज़ था, उसमें उनका मीडिया सेंटर भी था। अच्छा। हाँ, वो सारे ये चैनल्स वहाँ पर मॉनिटर होते थे, सारे प्रोग्राम्स वगैरह। और उन्हीं दिनों हामिद मीर पे हमला हुआ था, मैं उसको कवर करके ही गया था। मैं 22 अप्रैल को वहाँ पहुँचा था। सही 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 सही। तो वहाँ पर इनके और लोग भी मौजूद थे, तो ये लोग वहाँ रहते थे, खाना पीना खेलना कूदना ये सारी चीज़ें होती थी। मैंने एहसानुल्लाह एहसान का इंटरव्यू कर लिया था, फिर मुझे जाना था खालिद खुरासानी और फजलुल्लाह का इंटरव्यू करने के लिए। तो मेरा ख्याल है वहाँ से कोई मुखबरी हुई, ड्राइवर मुखबर था या उनके जिस मरकज़ में मैं रुका हुआ था वहाँ से मुखबरी हुई। ड्राइवर मुझे मिला हुआ लगता था क्योंकि उसने बड़ी मशकूक हरकतें की थी बाद में जब मैंने वो की। तो वो हमें जब लेकर जाने लगा तो वो देर भी कर रहा था। बहरहाल एक जगह है जिसको लालपुरा उनका एक इलाका है, उसके एक ब्रिज था बड़ा मशहूर। उस ब्रिज पर जो है मुझे एनडीएस जो उनकी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन थी उसने आके अरेस्ट किया। इंटेलिजेंस तभी आती है जब उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है। सही। तो बहरहाल मेरे पास ARY का लोगो था और लैपटॉप था, पैसे वैसे थे, उसमें पकड़ा। क्या हो? मैंने कहा मैं तो सहाफ़ी हूँ, इस काम के लिए आया हूँ। वो मुझे ले गए वहाँ पर। पहले तो उन्होंने हाथ उठवाए, दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, लोग सर निकाल के देख रहे थे, इन्होंने गने हमारे सर को पकड़ी हुई थी। मैंने कलेमा पढ़ लिया था कि यार फाइनली दी एंड है ये। तो बहरहाल उन्होंने कहा कमीज़ें उठाओ, कोई हमने पहन ना रखा हो। दो मेरे साथ और लोग थे, 3 लोग थे। वो जो 2 लोग थे उन्होंने मुझे अगले पार्टी के हवाले करना था। अच्छा, ओके, वो उनके बंदे थे, उनके बंदों को। बहरहाल खैर फिर हमें वो ले गए एक दिन वहीं पर, उलूसवाली कहते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट को, ज़िले को। उलूसवाली में उन्होंने हमें रखा लालपुरा के। वो रात ऐसी गुजरी, मच्छर वच्छर अजीब हाल। सुबह उन्होंने हमें कहा तुम्हें छोड़ लें। मैंने कहा देखो यार, मैं एक रात में इतना परेशान हो गया, ये तो कोई मसला ही नहीं। तो फिर उन्होंने बोला यार तुम्हें छोड़ तो रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि हम तुम्हारे हाथ बांधेंगे, क्योंकि अब थाने से निकालते हुए अच्छा नहीं लगता ना। बांध लो यार। वो हाथ शात उन्होंने बांधे। फिर उसका क्लिप बोर्ड आया, उसके पर जब उन्होंने अंगूठे लगवाए, मैंने कहा अब काम हो गया। फिर उन्होंने हमें गाड़ी में बिठाया और हमारे सर के ऊपर वो जिसको कहते हैं गिलाफ पर्दा, वो डाल दिया। फिर कोई घंटा डेढ़ उन्होंने सफ़र किया, हमें जलालाबाद में इंटेलिजेंस के ऑफिस ले गए। कोई तकरीबन 1 बजे का वक्त था जब हम वहाँ पहुँचे। फिर 1 बजे से 9 बजे तक उन्होंने वहाँ खड़ा रखा। अमेरिकन भी थे वहाँ पे, कमीज शलवारें पहने हुए थे। अच्छा। यानी आप पहली नज़र में नहीं पहचान सकते थे उनको। उनके साथ ख़वातीन भी थी। वहाँ उन्होंने रखा। फिर इन्वेस्टिगेशन करने लगे। जो मुझसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था पहले दिन, वो एक उज़्बक था, और उसने मुझे बताया कि यार मैं अबुल हसन अस्फहानी रोड पे रह कर गया हूँ। अच्छा। उसको NED यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान और सब मालूम था, सोराबगोड। बड़े क्या बात है। हाँ, मैंने कहा वहाँ वो पता नहीं यहाँ क्या करता होगा। वहाँ वो इंटेलिजेंस का ऑफिसर था, इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। 15 दिन वहाँ मुझसे इन्वेस्टिगेशन करते रहे। एक दिन वहाँ पर हुआ ये कि UN का एक एहलकार जो ऑस्ट्रेलियन शहरी था वो आया। जब वो मुझसे मिला तो मुझे इत्मीनान हुआ कि यार अब मेरी ज़िंदगी जो है ना महफूज है, एटलीस्ट मारा नहीं जाऊँगा। यहाँ ये चल रहा था वहाँ मेरे साथ। यहाँ एक जो थी मेरी वाइफ है सनिया, आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। अच्छा, थैंक यू। उन्होंने मेरे लिए बड़ी कोई आगे बढ़कर स्ट्रगल की। मैं ये सोच रहा था, जब महीने बाद मैंने कॉल की, मैं जब जेल चला गया, फ़ोन कॉल करने की वो मौका मिला, मैंने सोचा मैं फ़ोन करूँगा, मुझे आगे रोती हुई आवाज़ आएगी, सरताज कहाँ गए। आगे से बेगम ऐसी, मैंने कहा मसला ही नहीं है, निकाल रहे हैं, मैं हूँ ना। अच्छा। मतलब बड़ा हौसला दिया। और फिर उस वक्त मियाँ साहब वज़ीर आज़म थे, मियाँ साहब और प्रेसिडेंट से लेकर, और परवेज़ रशीद साहब उस वक्त उसके इत्तलात के मिनिस्टर थे, उन्होंने बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी मेरे मामले में रोल प्ले किया। तो इन सब लोगों के साथ कांटेक्ट और इस मसले को लेकर चलना, अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान के सिफारत खाने जाने, इवन कि वो वीज़ा शीज़ा भी ले लिया था, और वो जो बुर्का होता है उनका मखसूस, वो भी ले लिया था कि वहाँ जाके जेल में मुझसे बेगम ने तय किया था मुलाकात करूँगी। तो बहरहाल यहाँ एक पूरा सिलसिला रहा। फिर उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, ये सब लोग हुए। तो उसके नतीजे में फिर मैंने आपको बताया कि मलाल आई, तो फिर मैं कोई 5 महीने कुछ दिन की मेरी क़ैद का जो है ना ख़ात्मा हुआ। मैं बड़ा मायूस हो चुका था। सही। लेकिन अल्लाह ने करम किया। अच्छा, उधर जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उधर जो आप पे केस चला,
तो उन्होंने मतलब कोई आपको सज़ा दी थी, कोई सेंटेंस दिया था, या बस ये कि शुबे में डाल दिया अंदर? नहीं, बाकायदा मुझ पे केस चला। इब्तदाई तौर पर उन्होंने मुझे 4 साल की सज़ा सुना दी। अच्छा। फिर हमने उसके ख़िलाफ़ अपील की। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमें वकील फ़राम किया था, मोमिन साहब थे हमारे वकील। वो केस हमने हाई कोर्ट में अपील की उनके ख़िलाफ़। जब केस हाई कोर्ट में आया, मैं बड़ा पुरुमीद था, क्योंकि उस वक्त तक क्या बड़े मुज़ाहरे हुकूमती सतह पे राब्ते। हमने कहा चलो अब मामला हल हो जाएगा। वहाँ काजी कहते हैं जज को लोग। काजी साहब ने बोला भाई सब छोड़ो, ये बताओ जो इस पे जासूसी का इल्ज़ाम है उसकी सज़ा कहाँ है। उठा के उन्होंने पहली कोर्ट को भेज दिया, लोअर कोर्ट को, कि उसका भी तयन करो। जासूसी की वहाँ पर जो सज़ाएं हैं वो 25 साल और 20 साल है, और उसमें माफ़ी नहीं है। ओफ, ठीक है, वो भी लगवा के पहले वो लगवाओ फिर आके बात करेंगे। जब ये हो गया तो मैंने कहा यार अब तो लंबा मामला है, अब तो मतलब मैं आराम से ही कोई छूटूंगा, और अब तो ये केस चलते रहेंगे। तो उससे पहले दरमियान में मुझे 2-3 बार इन्होंने यकीन दहानियाँ कराई थी। पाकिस्तानी कौंसिल जनरल भी आए थे कि बस आपको छोड़ रहे हैं। तो जब पहली बार मुझे सज़ा मिली थी, मैंने उनको कॉल की। मैंने कहा सर वो उन्होंने सज़ा सुना दी। कह रहे नहीं तुम्हें रिहा कर रहे हैं। मैंने कहा सज़ा सुना दी, आप कह रहे हैं रिहा कर रहे हैं। कह रहे हैं यार हमें तो इन्होंने कहा था रिहा कर रहे हैं। मैंने कहा बहरहाल सज़ा हो गई है। फिर उसके बाद वकील किया इन्होंने, ये सारा मामला चला। फिर जब ये दूसरी अदालत से भी उन्होंने पहली उसको भेज दिया, मैं समझ गया अब री ट्रायल होगा। अब तो एक लंबा प्रोसेस है, 5-6 महीने दोबारा यहाँ तक आते आते लग जाएंगे ना, क्योंकि पहले भी ये सारा प्रोसेस होते होते तकरीबन 6 महीने हो गए। इसके फ़ौरन बाद मुझे वहाँ करप्शन बास चीज़ों में यूँ नेमत होती है, मोबाइल फ़ोन हमने रखे थे पैसे दे दिलाकर, जो है ना, जो ट्यूबलाइट होती है ना, ट्यूबलाइट की जो फिटिंग की पट्टी होती है, तो उस पट्टी में मैंने जो है ना अपना मोबाइल, जो मेरे साथ एक कैदी था वो पेशावर में, बड़ा अच्छा बंदा है, तो पाकिस्तानी है वो भी, वहाँ जॉब के लिए गया था और बैंक जॉब में बस पकड़ा गया था। तो उसने मुझे कहा कि छोटा सा नोकिया का मोबाइल था, वो सादा वाला फ़ोन होता है ना, उसकी जो ऊपर एक सुराख सा होता है, उसने क्या किया, उसमें धागा बांधकर उसको यूं कर दिया कि हम उसको पकड़ सकते हैं, और वो उसकी पट्टी में डाल देता था, वो धागा लटकता रहता था, क्योंकि आप उसकी ट्यूबलाइट की पट्टी में हाथ तो नहीं जा सकता ना, तो वो उसमें रहता था। उसका भी सफ़ेद कलर था और वो जो दीवार थी उसका भी वाइट कलर था। तो फिर वहाँ से खींच के हम फ़ोन इस्तेमाल करते थे। मुझे एक कॉल आई ज़ियाउद्दीन साहब की, ये मलाला यूसुफ़ज़ई साहिबा के वालिद हैं। तो ज़ियाउद्दीन साहब ने हाल अहवाल लेने के बाद बोला आप रिहा हो रहे हैं। मैंने कहा यार छोड़ें, अभी मुझे सज़ा हुई है, मजाक इतना संगीन मजाक मेरे साथ हो चुका है। कह रहे हैं नहीं बस 4-5 दिन की बात है, 2-4 दिन में आप हो रहे हैं। मेरे लिए नाकाबिले यकीन बात थी और सज़ा हो चुकी थी। तो इनसे बात करने के 2-3-4 दिन के बाद मैं सो रहा था, तो वहाँ रात में लाइट वाइट नहीं थी, और लाइट नहीं होती तो आप बाहर भी नहीं जा सकते, उस हब्स ज़्यादा कमरे में ही आपने रहना होता है और बंदा कोसता रहता है अपने आप को। तो मैं वहाँ लेटा हुआ था, तो वो कोई कोर्ट्स जाने के वहाँ मखसूस दिन होते हैं, तो वो कोर्ट जाने का दिन नहीं था, तो वहाँ मेगाफोन पर मेरा स्पीकर पर मेरा नाम लिया जा रहा था। मुझे थोड़ा डाउट हुआ, फिर बंदा है उसने कहा यार तुम्हें बुला रहे हैं। तो मैं गया तो वहाँ वो एक पुलिस वाला खड़ा था, वो वायरलेस सेट रखा हुआ था एक मेज़ पर, तो वहाँ से मैंने उसकी आवाज़ सुनी सुपरिटेंडेंट की। उसने बोला वो पाकिस्तानी सहाफ़ी कहाँ है? उसने बोला कह रहे जल्दी लेकर आओ उसको। यहाँ से थोड़ा सा मेरा माथा ठनका के कुछ ये अजीब सी बात है। अब वो जो पुलिस वाला हमें लेके जा रहा था, हस्बे मामूल उसने जंजीरें पूरी जिस्म पे बांध दी। वो पुरानी इंडियन फिल्मों में नहीं बांधते थे उस तरह की पैरों में इधर उधर, अब उसमें कहाँ चला जाता है। वो कह रहे जल्दी भी चलो। तो बहरहाल खैर जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार तुमने इसको बांध दिया, चाबी कहाँ है, खोलो इसको ताला। कहा चाबी तो वहीं है। उसने कहा अच्छा अब इसको जल्दी से लेकर जाओ, वहाँ कोर्ट लेके जाओ। वो मुझे लेकर गया। अच्छा उससे पहले हुआ ये था कि जो वहाँ की ATC कोर्ट थी जहाँ हमारा केस था, इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत थी, वहाँ पर इस केस से कुछ दिन पहले, महीना भर पहले तालिबान ने हमला किया था और कुछ लोग मारे गए थे। तो उसके बाद जेल जो थी, कोर्ट जो थी जेल के अंदर आ गई थी। खैर वहाँ मैं जब उस जेल के दरवाजे के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि एक गाड़ी लैंड क्रूज़र एक बड़ी आ रही थी, शीशे उसके काले थे। तो जब हम पास पहुँचे और वो गाड़ी भी हमारे साथ पहुँची, उसका शीशे नीचे उतरा, तो उस गाड़ी में जो बैठे हुए साहब थे, मैं पहली नज़र में पहचान गया, वो वहाँ के अटॉर्नी थे, TV पे आते थे। उन्होंने कहा अरे पाकिस्तानी सहाफ़ी यही है। पुलिस वाले ने कहा ये। उसने कहा इसको फ़ौरन ऊपर पहुँचाओ। अब ये जो मुसलसल फ़ौरन की गर्दान हो रही थी,
तो इससे मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कोई ग्रीन सिग्नल है। खैर बहरहाल मैं जब ऊपर पहुंचा, काजी साहब जो जजेस थे वहाँ मौजूद थे, वकील मेरा था नहीं, तो जाते हुए मुझे वकील ने देखा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा अरे तो मुझे लेकर आ गए। कह रहे ये क्यों लेकर आ गए? मैंने कहा भाई मुझे क्या पता, मैं तो जेल में पड़ा हुआ था, वहाँ से लेकर आ गई। तो खैर वो भी आ गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है यार क्या हुआ था? मैंने कहा ये हुआ था। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम आपको बरी कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये क्या बात कर रहा है? कह रहे बस आप ठीक है, आप बरी हो गए, अब आप जाए और वहाँ जाकर अपना सामान वामान बांधो और आपको लेने के लिए आप पाकिस्तानी कौंसलेट से जलालाबाद से लोग आ रहे हैं। मैं तो मतलब अजीब सा हो गया। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या हो गया ना। अब वहाँ से निकल कर मैं पहुँचा जेल। जेल आने के बाद जब मैं अंदर दाखिल हुआ कि मैं अपना सामान बांधूँ, मैंने अपना सामान क्या, वो थैले में कपड़े ही थे और कुछ चीज़ें थी। सबसे अहम चीज़ एक नोटबुक थी जो वहाँ रह गई थी, फिर बाद में आई, वो मैं पैक करने लगा। इतनी देर में क्या हुआ, कैदी वहाँ एहतजाज करते रहते थे। कैदियों ने एहतजाज करके जेल के दरवाजे बंद कर दिए। क्यों? एहतजाज में वो बंद कर देते थे। अब ना कोई बाहर जा सकता है ना कोई अंदर आ सकता है। जो हमारी बैरिक थी वो बंद कर दी उन्होंने। अच्छा आम दिनों में ये एहतजाज बहुत मज़े की चीज़ होती है। उसकी वजह यह है कि आपको ज़रा आज़ादी मिल जाती है, फ़ोन इस्तेमाल होते हैं, बाहर वो शोर कर रहे हो और आप लगे हुए हो, आप अंदर बात करते रहो, पुलिस वाला नहीं आएगा तो ना फ़ोन आपका जब्त होगा ना कुछ और चीज़ होगी। अब वो सब कैदी खुश के चलो यार ये एहतजाज, ये लंबा एहतजाज चलता था, मेरे सर पे पड़ी हुई है यार, मेरी रिहाई हो गई। अब वहाँ जो कुछ जेल में दोस्त बन गए थे अच्छे, मैंने उनमें से एक को बोला यार बात ये है मैं रिहा हो गया हूँ। उसने मेरी तरफ देखा, उसने कहा तू पागल हो गया है। मैंने कहा यार मैं रिहा हो गया हूँ, मैं सामान पैक करने आया हूँ, ये इन्होंने बंद कर दिया। कह रहा है यार हो जाता है, जेल में बंदा रहता है ना ऐसा ही होता है, ये कोई वो नहीं है, बैठो इधर इत्मीनान से, फ़ोन लो, घर बात करो। अब मैं उसको क्या लड़ता, मैं उससे कह रहा है ना अदालत का दिन है आज ना कुछ है, तुम कह रहे हो जी। मैंने कहा यार बस हो गया। खैर अब ये जो मुझे कोर्ट लेकर गए थे, दिन 11-12 बजे की बात थी। 11-12 बजे से जो इन्होंने एहतजाज शुरू किया, जनाब अली मगरिब हो गई, कोई खोलने का इंतज़ाम नहीं, मैं परेशान। अब मैं अंदर गया अपने कमरे में जो बैरिक थी, ये 12 अहाते में सब जमा थे। तो मैंने कहा यार ये रिहाई नहीं हो रही है, लगता है कोई रोज़ी रोटी बाकी है। फल वल बहुत होते हैं अफ़गानिस्तान में, मुलाकाती आते थे तो अंगूर और ये सेब वेब बहुत आते। तो वहाँ एक कैदी था, पाकिस्तानी था, वो अंगूर खा रहा था। मैंने कहा यार मुझे लगता है ये कुछ अंगूर मेरे बाकी है। मैंने 3-4 दाने लिए और बस वो टाइम पूरा था, आवाज़ आई, वो पाकिस्तानी में, जो पाकिस्तानी ख़बरयाल कहते थे, यानी पाकिस्तानी सहाफ़ी, वो पाकिस्तानी का है। वो एक बंदा कह रहा है यार तुम्हें बुला रहे हैं यार जल्दी आओ, मुझे यूँ ही लेकर गया ना। अब मैं जब गया कैदियों को मैंने देखा ऊपर जो है ना पूरी निंगरहार की गवर्नमेंट के ऑफिशियल लोग और खड़े हुए ना। उन्होंने कहा यार तुम लोग अपने एहतजाज करो, हमें ये पाकिस्तानी चाहिए, हमें इससे काम है। मैंने कहा यार क्यों काम है? कहा यार इसकी मुलाकात आई हुई है। तो उन्होंने भी सीढ़ियाँ उतारी, उसको हाँ जीना कहते हैं वो लोग ना, तो सीढ़ियाँ उतारी। मैं सीढ़ियों से चढ़कर जैसे ऊपर चढ़ा तो उसका सुपरिटेंडेंट, लंबा चौड़ा आदमी था, बड़ी बड़ी मूछें थी, देखने में बहुत खौफनाक था, बंदा बहुत अच्छा था। वो झुका, उसने मेरे कान में कहा अब यहाँ से जाना, पीछे मुड़ के मत देखना, तुम आज़ाद हो गए हो। मैं वहाँ से उतरा, जब मैं नीचे वहाँ उनके ऑफिस पहुँचा तो वहाँ पाकिस्तानी लोग मौजूद थे, ऑफिशियल्स। उन्होंने मुझे लिया, मैं जाने लगा तो फिर पीछे से उन्होंने रोका, भाई वो आखिरी दस्तखत रहते हैं। वो साइन किए, मैंने उसका ग्रीन दरवाज़ा अबूर किया और मैं वहाँ से चला गया। वो रात मैंने पाकिस्तानी कौंसलेट में गुजारी और एक अजीब सी कैफियत थी ना। मैं इस रिहाई के बारे में एक बात, 2 वाक़यात हैं वो अजीब से हैं, मैं उनका ज़िक्र लाजमी समझता हूँ। मेरे साथ एक अफ़गान वहाँ पर क़ैद हुआ, नौजवान था और कारोबार करता था। कारोबार क्या करता था? असले की स्मगलिंग करता था। नमाजी आदमी था। उसने मुझे कहने लगा, मैंने कोई ख्वाब वाब देखा तो उसने बोला यार मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम्हारी रिहाई तो मुझे नज़र आ रही है लेकिन तुम्हारी रिहाई मुझे दरवाजे से नज़र नहीं आ रही है। उसने बोला ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये दरवाजे से क्यों। तो वो जब सीढ़ी आई, नॉर्मल लोग दरवाजे से जाते हैं, तो मेरे लिए रिहाई, उसने कहा यार रिहाई ऊपर से नज़र आ रही है। ये उसने अजीब बात बोली थी। 22-23 साल का नौजवान था वो। और ये कितने दिन पहले बोली थी? ये तो उसने मुझे बोली थी कोई 2-3 महीने पहले, उस वक्त कोई वो नहीं थे। उसने बोला यार रिहाई मुझे नज़र आ रही है और रिहाई मुझे दरवाजे से भी नज़र नहीं आ रही, कोई अलग मामला होगा, ऊपर का मामला है। आपको ये लगा कि हेलीकॉप्टर आएगा? नहीं मतलब वो ना उसको समझ आया ना मुझे आया, लेकिन वो फिर ऐसा हुआ। एक ये जब रिहाई का मामला यानी होने वाला था, तो इससे 2-3 दिन पहले वहाँ पर एक अफ़गान तालिबान थे, उनके कोई कमांडर थे,
आलिम थे। वो असर के बाद हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स टाइम मिलता था, बैठते थे, वो पता नहीं मुझे ढूंढते हुए उनसे सलाम दुआ थी। अफ़गानों की एक आदत है वहाँ पर थी, तो वो जब अहम बात करते थे ना आपका हाथ पकड़ लेते और फिर इस तरह उंगलियाँ गिनवा के बात करते। सही। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने बोला यार मेरी समझ में नहीं आ रहा है तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हें होना अपने घर में चाहिए। मैंने कहा क्या हो गया? इज़्ज़तुल्लाह उनका नाम था। मैंने कहा मौलवी साहब क्या हो गया? कहने लगे यार मैंने देखा है तुम रिहा हो गए हो, तुम अपने घर में हो, जो मैंने देखा है उसके हिसाब से तुम्हें घर में होना चाहिए, तुम यहाँ पर हो, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तो इस बात के तीसरे चौथे दिन फिर ये मामला हो गया रिहाई का। तो ये दो अजीब से वाक़यात थे जो मेरी समझ में नहीं आए कि क्या थे, पहले से कम्युनिकेट हो गए। हाँ पता नहीं कुछ होती है चीज़ें जेल में। असल में फिर होता ये है कि दो काम होते हैं, आप बिगड़ जाते हैं या आप बन जाते हैं। आपका जब आदमी पे मुश्किलें पड़ती हैं तो फिर खुदा के अलावा कोई सहारा तो मिलता नहीं है। तो अम्मा तहज्जुद भी पढ़ते थे, शव्वाल के रोज़े भी रखते थे, नमाज़ें भी बाजमात थी, तिलावत भी होती थी। आपको सहारा चाहिए होता है, तो खुदा से बढ़कर तो कोई सहारा नहीं है, तो बंदी की सारी तवज्जो उधर हो जाती है। तो बहरहाल फिर ये सारी सूरत हाल के बाद जेल में वो वाले मामला तो नहीं हुए जैसे हम फिल्मों में देखते हैं जी, गैंग्स बन गए हैं, अंदर लड़ रहे हैं, सिगरेट स्मगल हो रही है, ये सारी जिस तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब कोई मुश्किलात तो नहीं पेश आई इस तरह की? जेल में ये सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर भी थी। वहाँ पर गैंग्स से मुख्तलिफ़ तरह के, जो सबसे खौफनाक गैंग्स था वो था इन हीरोइनचियों का, जो नशा करने वाले होते हैं। ये इतने ख़तरनाक लोग थे, ये किसी के साथ भी झगड़ा करके, इनका पहला काम तो ये होता था कि झगड़ा करके जब लोग लड़ाई में मशगूल हो जाएं तो उनकी जेबों से पैसे निकाल ले। जेल में आपको पता है 1-1 रुपये की अहमियत होती, वहाँ 1000 रुपये का मतलब है 1 लाख रुपया, यानी बहुत कीमती चीज़ है। अच्छा दूसरा, ये इतने खौफनाक थे, ये अपने मुंह में ब्लेड छोटे छोटे काट के रखते थे। यानी जब आपके साथ इनका वो होता था तो ये फ़ौरन ब्लेड लेकर आपके चेहरे और जिस्म की ऐसी तैसी कर देते थे। तो बड़े ख़तरनाक लोग थे। तो इनसे मुझे भी सबने कहा था कि इनसे बहुत बच के रहना। फिर वहाँ तालिबान थे, अफ़गान तालिबान, उनका तो अपना एक मामला था। TTP के लोग भी वहाँ कहते, दाइश में जो लोग शामिल होने जा रहे थे वो भी वहाँ मौजूद थे, हक्कानी नेटवर्क के लोग मौजूद थे, अलकायदा के लोग मौजूद थे। तो इन सब के साथ मुलाकातें और चीज़ें और वो सब जो है ना फिर सिलसिला जारी रहा। इंटरव्यूज़ इनके मैंने किए इसी तरह से। सही। अच्छा फिर उसके बाद आपने किताब लिखी। मैं तो जैसे जैसे आप मुझे बता रहे थे ना, मैं तो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ होनी चाहिए, तो पूरी बहुत फैसिनेटिंग कहानी है। अच्छा वो ये बताएं कि अफ़गानिस्तान को ऑब्वियसली आप बड़ा क्लोजली ऑब्ज़र्व करते हैं, और अभी हम जिस तरह देख रहे हैं वहाँ पे मामलात, हुकूमती मामलात, फिर जिस तरह दूसरे ग्रुप्स बीच में एक्टिव हो गए थे, दाइश भी एक्टिव हो गए थे वगैरह, आप उसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्योंकि अफ़गानिस्तान का फ्यूचर हमारे फ्यूचर से बिल्कुल मुंसलिक है। अफ़गानिस्तान में जो अभी दाइश मुतहर्रिक हुई थी, देखिए शाम और इराक़ के बाद उनका अगर सबसे कोई मजबूत गढ़ बना था तो वो अफ़गानिस्तान के वो इलाके थे जो पाकिस्तानी सरहद के साथ मुत्तसिल थे, जिसमें निंगरहार है, कुनड़ के इलाके, यहाँ बहुत ज़्यादा ये मुतहर्रिक थे। और जब दाइश यहाँ पर बनी तो उस वक्त TTP और अगज़ई एजेंसी और बाजोड़ के लोग अलग होकर, यानी उन्होंने इसको क़ुव्वत फ़राहम की और फिर इन्होंने बहुत सारी कार्रवाई की। दाइश बुनियादी तौर पर सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढती है, यानी उनका तरीक़ेकार मुख्तलिफ है, वो खौफ ज़्यादा फैलाते हैं। यानी जो आम अहदाफ होते हैं हॉस्पिटल्स पे, मसाजिद पे, इन जगहों पर हमला करके वो बहुत ज़्यादा एक वो मिलता है ना। यहाँ भी आप देखें वो लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पे हमला हुआ, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें पेशावर में पिछले दिनों हुआ। तो लेकिन इनकी जो अवामी मकबूलियत है वो न होने के बराबर है। उसकी वजह इनका जो अपना एक मजहबी वो एक मामला बहुत सख्त गिर रहेंगे, तो उसकी एटलीस्ट हमारे रीजन में इतनी कबूलियत नहीं है। लेकिन चूँकि जब ये शुरू में आए थे तो एक बात याद रखें कि जो मिलिटेंसी से मुताल्लिक जो तंजीमें होती हैं उसमें वसाइल बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो उस वक्त जब ये आए थे तो इनके पास बहुत सारे वसाइल थे, पैसा बहुत वाफिर था, गाड़ियाँ थी, असलहा था, तो जो मैदान जंग में यही चीज़ें काम आती हैं। तो इसकी वजह से इन्होंने बहुत सारे लोगों को तोड़ा। अफ़गान तालिबान ने इनको निंगरहार और कुनड़ में उस वक्त भी और अभी भी इनके ख़िलाफ़ बड़े ऑपरेशंस किए, इनको बड़ी हद तक महदूद किया। लेकिन चूँकि आम लोगों में रहने वाले लोग हैं, दाइश पहले अफ़गान तालिबान का ही हिस्सा थे, एक दूसरे को समझते हैं, कार्रवाइयाँ समझते हैं, तो इसीलिए अभी भी वो कार्रवाइयाँ कर जाते हैं। अगर उनको कोई बहुत ज़्यादा बैरूनी इमदाद हासिल नहीं हो तो उनका सस्टेन करना मुश्किल है। तो दुनिया को भी पता है अफ़गान तालिबान के साथ जो दुनिया के बहुत सारे कुछ मामलात में मरासिम ठीक हैं, उसमें एक बड़ा फैक्टर दाइश का है।
यानी चाइना हो, रशिया हो या दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ हों, वो समझते हैं कि दाइश कितना बड़ा ख़तरा है, क्योंकि बरह रास्त यूरोपीय ममालिक में उसके असरात मौजूद हैं। फ़्रांस में, बेल्जियम में, मुख्तलिफ़ जगहों पर बड़े खौफनाक हमले हुए। तो वो भी ये चाहते हैं कि उनको काउंटर करने की अगर इस वक्त किसी में सलाहियत मौजूद है तो वो सिर्फ अफ़गान तालिबान है, यानी वो इस पर काबू पा सकते हैं। तो वो इसलिए उनको भी पता है कि ये हमारी बका का मसला है, तो ये एक जंग की सी कैफियत रहती है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि शुमाल के चंद इलाकों में जो उज़्बेकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल हैं, और इसी तरह से जो ये निंगरहार और कुनड़, यहाँ पर इनकी चूँकि इनके मसलक के लोग भी ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो थोड़ी सी इनको हिमायत हासिल है। लेकिन मजमूई तौर पर अफ़गानिस्तान में इस तरह से इनकी वो जगह नहीं है, तो इनके लिए मुश्किलात है। तो अगर सारे इनके ख़िलाफ़ है तो इनको फिर फंडिंग कहाँ से आ जाती? जो कार्रवाइयाँ दाइश करती है, देखें, इन कार्रवाइयों के लिए कोई बहुत बड़ी फंडिंग नहीं चाहिए होती है। देखें, दाइश के लोग हों या अफ़गान तालिबान कोई लग्जरी लाइफ नहीं गुजारते। हम फंडिंग का अपना हिसाब समझते हैं। जब हमने फिल्म और ड्रामो सीज़न में कोई विलन देखा होता है ना, गाड़ियाँ हैं तो लेविश लाइफ है, और ऐसा तो है नहीं। यानी वो दाइश वाला भी वही पहाड़ों में, जंगलों में और वो कच्चे घरों में रह रहा होता है, तो उसके जो अखराजात होते हैं उसी हिसाब से होते हैं। एक कार्रवाई के लिए मैंने आपको बताया ना कि क्या चाहिए होता है, आपको कमिटेड वर्कर चाहिए होता है। जैसे काबुल एयरपोर्ट पे हमला हुआ, मेरा ख्याल है 2 या 3 लोगों ने किया या एक बंदे ने किया, हालांकि वो बंदा भी पढ़ा लिखा था, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में भी रह चुका था। एक जैकेट चाहिए थी, बारूदी जैकेट कितने में तैयार हो जाएगी? बहुत आप तीर मार लें, लाख रुपए में हो जाएगी। एक क्लाशनकोफ चाहिए थी, अफ़गानिस्तान में वो भी सस्ते में मिल जाती, तो 1.5 लाख रुपए में, और काम वो फ्री में कर रहा है, फी सबिलिल्लाह, कोई पैसे तो ले नहीं रहे इस काम। तो भाई 1.5 लाख रुपए में उसने तबाही वहाँ मचा दी। यानी कितने बंदे मारे गए, 12-13 अमेरिकन फोर्सेस के लोग भी उसमें हलाक हुए। तो मैंने कहा ना, सॉफ्ट टारगेट्स, तो ये आसान है। तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी फंडिंग नहीं चाहिए होती है। सेटअप इनके मौजूद होते हैं, चैनल्स होते हैं, कहीं ना कहीं से आ रहे होते हैं पैसे। अच्छा, इल्ज़ाम ये भी है कि बहुत बैनुल-अक़वामी ताकतें भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं कि दूसरे फरीक को कमज़ोर करने के लिए, उसको खौफज़दा रखने के लिए फिर ये जंगी माहौल लगाए रखे, ताकि ज़ाहिर असला तो उन्होंने बेचना है ना हमें बाद में। जाहिर सी बात है, हाँ, वो ये एक पूरी एक इंडस्ट्री है। जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी की एक पूरी इंडस्ट्री है। उनका नज़रिया क्या है? देखें, दौलत इस्लामिया, इसको दाइश बेसिकली दौलत इस्लामिया इसका नाम है ना। अगर मैं इसके नज़रिए पे बात करूँ ना, अबू बकर बगदादी इसके खलीफा बने, इन्होंने खिलाफत का ऐलान किया, और जो खिलाफत का ऐलान करके इन्होंने बोला कि अब इसके बाद तमाम मुसलमानों को हमारी खिलाफत माननी चाहिए, और ख़ास कर वो अस्करी तंजीमें, चाहे अफ़गान तालिबान हो, चाहे अलकायदा हो, या शाम में लड़ने वाली दीगर तंजीमें, उन पे लाजिम है कि हमारी बैत करें, क्योंकि खलीफा का ऐलान हो गया। अगर ये बैत नहीं करती हैं तो हम सब छोड़कर सबसे पहले हम इनसे लड़ेंगे। इन्होंने जो ये खिलाफत का ऐलान किया, तो इसकी 2 तंजीमों ने सबसे बड़ी रेजिस्टेंस की। एक अलकायदा ने, दूसरी अफ़गान तालिबान ने। अलकायदा ने बोला कि आपने जो खिलाफत नाफिज करने का जो प्रोसेस होता है वो आपने पूरा नहीं किया, खुद ही बस निकल आया कि आपने उस प्रोसेस के मुताबिक नहीं चले हैं, तो आपका जो ऐलान है इसको तस्लीम नहीं किया जा सकता। लेकिन ये अपने नज़रिए में, मैंने कहा ना, उस इंतहा पे खड़े हुए लोग थे। ये तो बेसिकली अलकायदा के साथ शामिल थे, फिर इन्होंने अलग एक ही रास्ता इख्तियार किया। तो उसकी वजह ये थी, अलकायदा को ये ताने देते थे कि आप इंतहा पसंद नहीं है, तो ये अपनी बैत न करने वालों को बागी कहकर उनके ख़िलाफ़ लड़ते थे। और फिर इसके अलावा ये तकफ़ीर, जिसको कहते हैं दूसरे को काफिर करार देने वाला, वो भी इनके यहाँ बहुत ज़्यादा आम मामला था। लेकिन मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी कि यूरोप में इसकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन थी, और मुसलमान तो छोड़ें, कई गैर मुस्लिम ख़वातीन और मर्द आकर दाइश का हिस्सा बने और उनके साथ, यानी देखें यूरोप में तो बहुत सारा गैप है ना। अब ये अजीब तरह की, उनको आप कह लें कि उनके लिए ऐसा एक माहौल था जिसमें गन भी थी। अच्छा, दाइश का एक माहौल भी बड़ा ज़बरदस्त था, एडवेंचरस किस्म का, एडवेंचरस भी था। फिर जो लोग शादी करते थे उनके एक हनीमून पूरा वो होता था, वो शाम के साहिलों पे, घर तो खाली हो गए थे, बड़े बड़े घर हवाले कर देते थे। अच्छा। महीने के पैसे, यानी जितना अरसा उनका सिस्टम रहा, वो तेल के कुएँ आपके पास हों, तो वो एक यानी एक अलग तरह का हिसाब। फिर उसमें इस्लाम का तड़का भी था। लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने हमले जो किए, तो वो उन्होंने मुसलमानों पर ही किए। तो ये एक फ़लसफ़ा उनका। फिर वो ये कहते हैं कि अफ़गान तालिबान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करके डील कर ली है, तो लिहाजा अब ये भी उसी तरह से मारे जाने के काबिल हैं। वो आपको ये सुनकर हैरत होगी कि दाइश अफ़गान तालिबान के लिए मुर्तद की इस्तिलाह इस्तेमाल करती है, यानी वो लोग जो इस्लाम से फिर गए हों। तो आप सोचें कि भाई वो ऐसों में से ऐसे निकल जाएं, तो अब इसका क्या इलाज है?
सर्टिफिकेट बांट रहे हैं हाँ, कि अब ये और सर्टिफिकेट भी देख लें किनको बांट रहे हैं, ये भी देख लें। अहम ये है। अच्छा, ये अलकायदा एक्टिव है अभी नहीं है? आप क्या रिपोर्टें क्या बताती हैं? देखिए, अलकायदा तो कमज़ोर तो पड़ी है। हाँ। अलकायदा ने इस अरसे में खामोशी के साथ, जिसको कहते हैं ना कि जब दाइश का बहुत ज़्यादा उसकी तरफ लोगों की तवज्जो हो गई, तो अलकायदा ने शुमाली अफ्रीक़ा और माली और इन जगहों को अपना टारगेट बनाया। तो वहाँ आप सुनते भी होंगे फ़्रेंच फोर्सेस के साथ अफ्रीका के सहराओं में, ममालिक में एक ये मसला हो रहा है। उसके अलावा सोमालिया में वो मौजूद हैं, फिर यमन में मौजूद हैं। हमारे रीजन में वो अफ़गानिस्तान में अलकायदा बर्र सग़ीर के नाम से मौजूद हैं और अभी भी हैं। और इस सारी सूरत हाल में उन्होंने खामोशी ज़रूर इख्तियार की हुई है। हम अगर अपने रीजन की अलकायदा की बात करें तो उनका जो अब हदफ है वो कश्मीर और हिंदुस्तान है। अच्छा। पिछले दिनों डॉक्टर अयमन अज़हरी जो अलकायदा के सरबराह हैं, उनका एक ऑडियो वीडियो आया था जिसमें जो मुस्कान का इशू हुआ था उसको अप्रिशिएट किया। और मुसलसल इनका हदफ है कि कश्मीर और हिंदुस्तान में अपनी रेजिस्टेंस वो की जाए। कश्मीर में इन्होंने एक तंजीम भी बनी थी, ज़ाकिर मूसा, जो हिज़्बुल मुजाहिदीन से अलग हुए थे, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। बहरहाल एक वो तंजीम बनी थी, अभी भी है उसके कुछ लोग। तो हमारे रीजन में इनका टारगेट वही नहीं, पाकिस्तान से उन्होंने अपनी कार्रवाइयों का रुख काफ़ी अरसा हो गया, उसको फिर के बांग्लादेश, हिंदुस्तान, इस तरफ उन्होंने इसको वो किया। ग़ज़वा हिंद के उन्वान से वो ये करते हैं। जो सेंट्रल अलकायदा है वो मैंने आपको बताया कि वो चूँकि सोमालिया में और शाम में और अफ्रीका के इलाक़ों में मौजूद है। जो उस तरह की मजबूत एक तंजीम थी जो उसामा बिन लादेन जिसको लीड करते थे, वो ज़ाहिर सी बात है उस तरह से नहीं रही, क्योंकि पिछले 20 साल में अमेरिकन फोर्सेस और टेक्नोलॉजी और इतनी जो है ना बमबारी, इन चीज़ों में लीडरशिप भी मारी गई बहुत सारी, तो उस तरह से तो सस्टेन करना मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद बहरहाल वो मौजूद है। यानी इतनी मार खाने और इस सब के बावजूद वो मौजूदगी भी एक हैरान कुन है कि आप फिर भी यानी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। और सबसे अहम बात ये हुई कि दाइश जब आई तो वो उसके सामने यानी उसमें मिले नहीं। कुछ लोग तो गए इनके। आपको पता है कि जब ये दाइश का एक उन्होंने तो अपनी स्टेट बनाई हुई थी ना, तो उनके एक वज़ीर इत्तलात थे अदनानी। अच्छा। अदनानी साहब, अदनानी जो थे वो डॉक्टर अयमन अज़हरी को खपती बुढ़ा कहा करते थे। तो ये मतलब ये नहीं इस लेवल के वो थे ना। तो इनके साथ ये हुआ। अब दाइश है तो है, लेकिन वो उस पोजीशन में नहीं है और उसका अपना नज़रिया ही ऐसा है कि उसके साथ कौन चलेगा। मुश्किल है उसके साथ चलना। अलकायदा में फ्लेक्सिबिलिटी है, वो थोड़ा मार्जिन देते हैं। अफ़गान तालिबान भी गुजारा करते हैं, इनके साथ तो बहुत मुश्किल है चलना। अच्छा, ये हमारे मुल्क से भी हम अक्सर देखते हैं लोग रिक्रूट हो जाते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो कैसे पेनिट्रेट कर जाते हैं? हमारे यहाँ से निकलते हैं लोग, दाइश के सपोर्टर लड़ने गए हुए थे, कहाँ से फिर वापस आते हैं, ये कैसे कर जाते हैं पेनिट्रेट? जब 1980 में पूरी स्टेट मिलकर एक जंग लड़ रही थी अफ़गानिस्तान में, स्टेट के इदारे, मजहबी जमातें और तमाम लोग उसमें इन्वॉल्व थे, वो सब कुछ कर रहे थे, ट्रेनिंग कैंप्स बने हुए थे कश्मीर के नाम पे। तो उसके बाद आप उठकर एक नौजवान से क्यों गिला करते हैं कि यार वो चला गया? पहले उन ज़िम्मेदारान को तो पकड़ें। आप इसको तो उठा के मुकाबले में भी मार देते हैं, लापता भी कर देते हैं, उसको तो कोई पूछने वाला नहीं है। और जिन लोगों ने ये सारा काम किया वो आज भी आपके हीरोज़ हैं। कभी आप कह रहे हैं किसके साथ मिलकर किसको शिकस्त दे दी। तो भाई देखें, जब आप वो सब कुछ कर रहे थे तो उसके नतीजे में ये तो होना था ना। आपने यू टर्न ले लिया, वो वहीं पे खड़े हैं। और मिसकैलकुलेशन तो वहाँ हुई असल। हाँ, तो ये मतलब देखें स्टेट का नैरेटिव था जो ये बच्चे इसमें इस्तेमाल हुए। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने ये सब कुछ किया। कश्मीर, अफ़गानिस्तान, हमें याद है एक ज़माने में यहाँ पर चेचनिया, बोस्निया और बर्मा और पता नहीं कहाँ के लोग यहाँ रहते थे और आप सपोर्ट करते थे ना। ऐसे तो कोई नहीं रह सकता। अब क्यों नहीं रहता है भाई? मतलब कराची से लेके पेशावर तक रहते थे चेचन लोग, मतलब पूरा एक था ना, आप वेलकम करते थे। तो जब वो एक नैरेटिव मौजूद था, वो सिस्टम मौजूद था, तो उसके बाद आप कैसे ये कहते हैं कि कैसे चले गए? भाई वो ऐसे ही चले गए। वो रूट्स होते हैं, उनके राब्ते होते हैं, फिर वो देख रहे होते हैं कि यार पहले हम ये करते थे, अब हम ये कर रहे हैं। यानी इसका मतलब है या हम उस वक्त गलत थे या आज हम गलत हैं। कोई एक तो गलत है ना। कहीं ना कहीं तो इस चीज़ को असल में ठीक तरह से डील नहीं किया गया। देखें, रियासतें यू टर्न लेती हैं सूरत हाल के मुताबिक, कोई ऐसी बात नहीं। आपने जो वो नौजवान गए थे उनको आपने डील करना था उनकी लीडरशिप के ज़रिए।
परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में जो सबसे बड़ी ज़्यादती हुई ना, आपने यू टर्न ले लिया और जो बाकी बचे थे ना, आपने उनको उठा के अंधाधुंध मारना शुरू किया। मैं कई ऐसे लोगों के बारे में मुझे पता चला कि जो ये पुलिस छापों, इन चीज़ों, गिरफ्तारियों के बाद जाके वज़ीरिस्तान बैठे और फिर उन्होंने तबाहियाँ मचाई। यानी देखें, मिस हैंडलिंग आप तरीके से भी कर सकते थे कि चलो यार, पहले हम वो था, मजबूरी है भाई, तू आ जा, तुझे हम आप कोई सेटअप बनाते, आप उनकी नौकरियों का बंदोबस्त करते, कोई रास्ता निकालते। आपने रास्ता नहीं निकाला। आपने जब मारना शुरू किया तो उन्होंने रिएक्शन में फिर देखें क्या क्या नहीं हुआ, यहाँ पे तबाही मच गई। बिल्कुल। तो और उस चीज़ में हम लंबा ही फंसे। तो फैज़ भाई, हम देखते हैं इंडिया से जो है लोग निकलते हैं, पढ़े लिखे लोग, और फिर लाइक दे एंड अप बिकमिंग CEOs और बड़ी बड़ी कंपनियों के, सिलिकॉन वैली की हर तीसरी कंपनी जो है, हर बड़ा नाम जो है वो देखते हैं आपके एक इंडियन चला रहा है। उसके बरक्स हम यहाँ देखते हैं कि हमारे मुल्क का PhD अपने आप को बम लगा के एक गाड़ी पूरी उड़ा देता है। तो ये इतना फ़र्क कैसे आ गया हम दोनों मुल्कों में? देखिए, फ़र्क की बात तो वही है। देखें, जब स्टेट की कोई डायरेक्शन नहीं होगी ना, 1980 से लेके, देखिए पहले 1970 में जब आपने एक आइन बनाया, उसके तहत आपने कहा 1000 साल घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे, अभी तक घास खा रहे हैं हम लोग। 80s में आपने बोला कि यार नहीं यार, जिहाद, इस्लाम, आप किसी एक सिमत लोगों को ना घुमा रहे हैं। जब घुमा रहे हैं तो कहीं कुछ नहीं है ना। अच्छा, फिर देखिए, जो आपने धमाके की बात की, देखें सिर्फ मामले के एक पहलू देखना भी ज़्यादती होती है। आपको बहरहाल कुछ और चीज़ें भी उसके साथ देखना होती हैं कि भाई वो धमाका करने पे यहाँ तक आई क्यों। बिल्कुल। उन मसाइल को एड्रेस करना किसका काम है? बिल्कुल। आप बैठें लोगों के साथ, मसाइल सुने, जो जायज़ जेन्युइन चीज़ जितनी हो सकती है उसको हल करें। यानी बलूचिस्तान की हम बात कर लेते हैं, आपको वहाँ लोगों को आज़ादी की हद तक खुद मुख्तारी देनी चाहिए। देखिए, वो जो बात कर रहे हैं, जो आपके उसके मुताबिक है, पूरा करें उसको। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है ना। कि बलूचिस्तान वाला मामला जो बिगड़ा, महरूमियाँ तो बहुत पुराने अरसे से चलती आ रही थी। हम देखते हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज़ नहीं। जो हुकूमती हल्के होते हैं वो कहते हैं भाई बजट तो पूरा जाता है और साइज़ के हिसाब से अच्छा खासा जाता है। अब वहाँ के लोग नहीं लगाते तो वो अकाउंटेबल है। खैर, वो एक अलग आर्ग्यूमेंट है। मगर डू यू थिंक कि बुकटी वाले मामले के बाद जो मुशर्रफ साहब का स्टेप था, उसके बाद मामले ने बहुत आग पकड़ ली और वो अब हमारे काबू में नहीं है? परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में दो ऐसी चीज़ें हुई जिसने बड़ी तबाही मचाई। एक लाल मस्जिद का मामला, दूसरा अकबर बुकटी का मामला। वो मजहबी इंतहा पसंदी और उससे रिलेटेड हमले बहुत ज़्यादा उसने ज़ोर पकड़ा। और यहाँ से बलूचिस्तान का, देखिए बलूचिस्तान का इशू बहुत पहले से मौजूद था। 60s के ज़माने से ये मसाइल मौजूद थे। पहाड़ों पे चले गए थे बलूच, इनको नीचे बुलाया, कुरान के वास्ते दी और कुछ लोग यहाँ फांसियाँ दी। वो बदएतमादी की फ़ज़ा उससे पैदा हुई। लेकिन आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में, ज़ियाउल हक को मैंने कहा ना कि गालियाँ देने के लिए हमारे पास वैसे बहुत सारा मवाद है। आपको पता है जनरल ज़िया के ज़माने में बलूचिस्तान बिल्कुल पुरसुकून हो गया था। वो हुआ ये था कि जो लोग गिरफ़्तार हुए हुए थे कई सालों से मुख्तलिफ़ मुक़दमात में, उसको बुलाया, उनको रिहा किया, सबको कहा भाई अपनी ज़िंदगी जिए। वो तो एक अलग पहलू है कि पैसे कितने लगे और किसने खाए। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में बलूचिस्तान का जो सारा अरसा था तकरीबन पुरसुकून गुजरा। उसके बाद देखें, जब लीडरशिप होती है ना, क़यादत को मुतहम्मिल होना चाहिए। लीडरशिप, अब परवेज़ मुशर्रफ साहब कहते हैं वहाँ से हिट करेंगे जहाँ से पता नहीं चलेगा, तो वो तो पता नहीं हुए नहीं, हम अभी तक हो रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो इन चीज़ों को जो है ना तरीके से हैंडल, आपके बाज़ जुमले ना वो कहते हैं ना कि वो बहुत आगे तक दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं। तो और वो भी मतलब, और वही वाली बात जैसे आपने कही कि टोन, ज़ाहिर है हर खुददार कौम जो है, कोई खुददार कौम कोई इस तरह की टोन बर्दाश्त नहीं करेगी उनके बारे में अगर आप इस तरह कहें, और फिर मामला हमारे सामने और सॉल्व नहीं होकर देर, और आए दिन हम देखते हैं बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं। तो इसका क्या फ्यूचर है? हमें एट द एंड ऑफ द डे मामला टेबल पे ही सॉल्व होते हैं, और इमरान खान साहब पिछले 20 साल से उनका एक ही जो उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो यही है कि मैं वॉर ऑन टेरर पे पहले दिन से एक ही बात पे खड़ा हूँ कि टेबल पे ही सॉल्व होंगे। तो आपको लगता है कि इन द नियर फ्यूचर हम टेबल टॉक्स करने में राज़ी हो जाएंगे, या हम जो भी हमारे एंड से कोताहियाँ हैं या हुकूमती एंड से जो कोताहियाँ, हमारी क्या ही कोताहियाँ हैं, हम तो खुद सह रहे हैं यहाँ पे, वो एड्रेस
करने की तरफ जाएंगी, या मामला या उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए जाएंगी, या आपको लगता है कि मामला बहुत हाथ से निकल गया है? देखिए, हिंदुस्तान से भी तो हम यही कह रहे हैं ना, मुज़ाकरात करो कश्मीर पे। बिल्कुल। मतलब उससे बड़ा क्या आपका कोई दुश्मन होगा? पूरी एक आपकी 70-75 साल की तारीख है, आप यही कह रहे हैं ना, बात करो कश्मीर के मसले पे। तो जब वहाँ हो सकती है तो यहाँ भी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें ना हर इलाके के, अब कराची में बैठकर आप उस मसले को उस नज़र से नहीं देख सकते जब तक आप ग्राउंड पे ना जाएं। हमें लोगों के रस्म व रिवाज, उनके तौर तरीक़े, उनका एक सिलसिला चला आ रहा है सदियों से। देखिए, पाकिस्तान तो 1947 में बना ना, ये लोग तो यहाँ पहले से रहते थे। तो जब तक आप उस लोकल चीज़ों को समझेंगे नहीं ना, तो आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। आपको उनको चीज़ों को समझना होगा। बहुत सारी जगहों पर लोग पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमें कोई तरक्की नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। मतलब ये नहीं, मसाइल है लोगों के साथ ना, वो कहते हैं आप अपनी तरक्की अपने पास रखें। तो जिसको कहते हैं ना टोन, मसले को समझना, तो उसके बाद जब आप लोगों के साथ बैठेंगे, उनको इंगेज करेंगे, तो आपकी चीज़ें हल होती चली जाएंगी। और वही वाली बात है भाई, दुनिया का कौन सा मसला है जो टेबल पे हल नहीं हुआ? मतलब आप बात अगर 30 साल बाद यहाँ आनी है तो यार 30 साल पहले मैं अपनी कोई ईगो कम कर लूँ, वो लोग भी इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, वो भी बैठें, वो भी सोचें कब तक लड़ेंगे। आप चलो, एक कदम सामने वाला चले, तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा इंशाल्लाह, और वो फिर पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। फैज़ भाई, जाते जाते, आपका मीडिया से ताल्लुक़ है और मीडिया से लोगों को बड़ी शिकायतें रहती है। मीडिया बहुत ही बाइपोलर हो गया हमारा। अब सॉरी, बाइपोलर कह रहा हूँ, पोलराइज हो गया है। बाइपोलर भी सही है, बहुत पोलराइज हो गया। एक चैनल एक सिमत पे जा रहा है, एक चैनल एक सिमत पे जा रहा है। सच कहाँ है? देखिए, सच का तो मुझे नहीं पता। पिछले 5 साल से मैंने अपने घर से टीवी नाम का शैतान निकाला हुआ है। मैं नहीं देखता भाई। सही, मेरे घर में कोई टीवी नहीं है। यानी टीवी नहीं से मुराद ये है कि केबल की तार काटी हुई है। मैं ना हेडलाइन देखता हूँ, ये जो खौफनाक किस्म का म्यूज़िक होता है, कौन इसको बर्दाश्त कर सकता है? फिर मसला ये है कि सच पता है क्या है? आप जो दो तरफ के चैनल्स हैं ना, दोनों की खबरें सुन लें, उनके बीच में कहीं सच है। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि हमारे चैनल्स ने पिछले काफ़ी अरसे से सियासत को हमारे हवास पे इतना सवार कर दिया है कि किसी इशू पे बात नहीं। क्या हमारे चैनल्स पे नौजवानों की बात होती है, ख़वातीन की बात होती है? तो मॉर्निंग शो में गोरा बनाने के अलावा क्या बच्चों पे बात होती है? क्या बुज़ुर्गों पे होती है? ठीक है, ये न्यूज़ चैनल्स हैं, इनका काम नहीं है। लेकिन इशू ये है कि यहाँ तो न्यूज़ चैनल्स ही ज़्यादा देखे जाते हैं ना। तो भाई आप ये जो करोड़ों नौजवान हैं, ये जो बुज़ुर्ग हैं, ये जो ख़वातीन हैं, भाई इनको भी तो कुछ दो ना। पहले होता ये था कि हमारे चैनल्स पर ये जो नीचे टिकर्स की वो पट्टी चलती है, एक ज़माने में नॉर्मल पट्टी चलती थी, कभी कभी ब्रेकिंग न्यूज़ आती थी। अब ब्रेकिंग न्यूज़ में कभी कभी, अब तो बल्कि नॉर्मल आती ही नहीं, अब ब्रेकिंग न्यूज़। आप मुझे बताएं, ये कितना बड़ा नफसियाती मसला है कि अगर हमारे यहाँ 24 घंटे में 24 में से 25 घंटे हमारे यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, तो हम पागल है ना यार। हम नॉर्मल नहीं है, हम अब नॉर्मल है। तो मैं ये जो चैनल्स चलाने वाले जो लोग हैं, हमारे मालकान हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, भाई थोड़ा सा मतलब कुछ चीज़ों को समझें। इस कौम के जो है ना बड़े सारे मसाइल हैं, और ये सियासत के अलावा भी बहुत कुछ है। आपने तो सबको ऐसा ला के फंसा दिया है कि सियासत सियासत सियासत, मतलब इसके अलावा कोई बात ही करने को तैयार नहीं है। आप किसी जगह चाय पीने बैठे हैं, हाल चाल के बाद सीधी बात सियासत पे आती है। ईद पे आप रिश्तेदारों से मिलें तो सियासत पे बात चल रही होती है। शादी ब्याह में बैठे, वहाँ सियासत पे बात चल रही होती है। इतनी हमने सियासत को सर पे बिठा ली है, हालांकि इसकी इतनी जगह नहीं है। बहुत शुरू से है ये। यानी मुझे याद है कोई 28-30 साल पहले जब हम अखबार पढ़ते थे, अखबार पढ़ने का जुनून होता था मुझे। क्यों? उसमें कॉलम, सियासी खबरें, ये सियासत पता नहीं क्यों रच बस गई है। यानी भाई करने का और बहुत सारे काम है ना। यानी हम अपने यहाँ हमारे चैनल्स पर ना हम कोई मुसव्विरी के बारे में कुछ देखते हैं, ना हम कोई तारीख़ के बारे में कोई चीज़ देखते हैं, ना हम जो है कोई सयाहती मकामात के बारे में कुछ देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं भाई। कोई ट्रैवल शो नहीं आता, कोई बच्चों का शो नहीं आता, और साइंस का तो एक प्रोग्राम नहीं आता। 60, 65, 70 चैनल जितने हैं, एक प्रोग्राम नहीं आता। मैंने 3 साल केस लड़ा पैमरा से कि इनके ऊपर आप डंडा करें कि ज़बरदस्ती दिखाएं, मगर वो कुछ भी नहीं हुआ उसका। इतने अब बात ये कि इंशाल्लाह आपकी दुआ रही तो मैं ख़ुद साइंस का चैनल बनाऊंगा। और आपने तारीख़ की बात की, मुझे याद आया आप एक यूट्यूब चैनल भी वो आपका अपना है या आप शराकत में चलाते हैं, जिसमें आप तारीख़ी इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, उस बारे में बताएं। ये हम 3 दोस्त हैं मीडिया से रिलेटेड। तो हम लोग द लॉस्ट मुस्लिम हिस्ट्री के नाम से एक वो है, हम उसमें तारीख़ के हवाले से चीज़ें कर रहे हैं। और उसमें अहम तरीन बात ये है कि हमने इसके लिए कोई 40-45 हज़ार की सिर्फ बुक्स ख़रीदी हैं उर्दू बाज़ार से जाके।
तो हम जिस मौजू पे काम करते हैं उसको पूरी तरह पढ़ के उसके जो भी रेफरेंस होते हैं उसको कोट करते हैं, ताकि कोई हवा में बात ना हो गया वो अर्तुरुल देख लिया बस पेल दे। तो उस पर 12 रिसर्च है, मेहनत के साथ नहीं उसको वो कर आपका रहे हैं। बहुत अच्छा चैनल है और मैं पिछले दिनों मेरी नज़रों से दोबारा गुजरा, माशाल्लाह उस पर व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। और मैं आप सबको भी रिकमेंड करूँगा, द लॉस्ट मुस्लिम हिस्ट्री, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फैज़ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया आपसे बातचीत करके, और बड़े अरसे से मैं चाह रहा था ये गुफ्तगू हमारी हो और फाइनली आज हो गई, तो बहुत शुक्रिया आप आए। और आई होप आप लोगों ने इन्जॉय की होगी पॉडकास्ट। नीचे डिस्क्रिप्शन में फैज़ भाई की किताब का भी मैंने लिंक दिया हुआ है, ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा, बहुत बेहतरीन कहानी है। तो उन्होंने बड़ा कूज़े में भर के बताई, एक बहुत डिटेल्ड उनकी स्ट्रगल की एक कहानी है, एक बहुत इंस्पायरिंग कहानी है, और इस तरह की कैद से निकलना और उसके बावजूद फिर एक दोबारा ज़िंदगी में नॉर्मल रूटीन में आना, ये कमज़ोर आसाब वाले इंसान की बस की तो बात नहीं है। तो माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बहुत हिम्मत दी है, और ये इसी का सिला हम देखते हैं। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इंशाल्लाह दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होगी।